आइए दोस्तों, अब हम यहाँ पे आपका जो चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट देख लेते हैं। ठीक है, हमने कंसेप्ट रिवीजन एक सीरीज़ ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दी जहाँ पे हमने कंसेप्ट डिस्कस किए। अब हम दूसरी सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसका पार्ट 2 मैंने रखा है नाम। ठीक है, पार्ट 1 आपका कंसेप्ट रिवीजन है और पार्ट 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट है। ठीक है, इसमें हर तरीके के क्वेश्चन की हम जो है ऊपर ऊपर से इन्फॉर्मेशन ले लेंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कुछ एक लिख के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे और आपके पास में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे की सारी चीज़ें प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए तो अब यहाँ पे मैं आपको एक एक करके कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो शुरुआत के क्वेश्चन है उसमें कुछ यहाँ पे दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको फॉर्मूले पढ़ाए, वही फॉर्मूले यहाँ पे पुट करने हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास में अगर ये क्वेश्चन देखें तो ये क्वेश्चन किस चीज़ का है सर? इररिडीमेबल डिबेंचर्स का। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट को एज एन स्टूडेंट आपको क्या फॉर्मूला पुट करना नहीं आता? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। फॉर्मूला पुट करना हर किसी को आता है। क्या फॉर्मूला याद नहीं है? बिल्कुल याद है। ठीक है, हर एक स्टूडेंट को फॉर्मूला याद रहते हैं क्योंकि याद इतने टाइम से कर रहे हैं तो हर एक को फॉर्मूला पता है कि सर इररिडीमेबल डिबेंचर का फॉर्मूला है के डी इज इक्वल टू आपके पास में इंटरेस्ट डिवाइड बाई नेट प्रोसीड और 1 माइनस टैक्स आपके पास में इंटू कर देंगे। ठीक है जी, ये चीज़ हर एक को पता है। मेन चीज़ क्या होती है, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको एक्सप्लेन करने होते हैं। क्या फॉर्मूला आपको याद नहीं है? बिल्कुल याद है, इसमें क्या ही बताना है। ठीक है, मेन मेन क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस करेंगे और ऐसे जो क्वेश्चन जहाँ पे फॉर्मूला ही पुट करना होता है उसको हम लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसमें जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? हर कोई स्टूडेंट यही चाहता होगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम टाइम पे ये छोटे मोटे जो चीज़ें होती है ये लिख के प्रैक्टिस करने में कोई टाइम वेस्ट करना नहीं होता है। ठीक है जी, चलिए तो कहते हैं कि सर ये क्वेश्चन में इरिडीमेबल डिबेंचर का फॉर्मूला पुट करेंगे, आंसर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 103 रुपये के हिसाब से यहाँ पे नेट प्रोसीड आपको गिवन है तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं लग रही है। ठीक है, सारी चीज़ें बिल्कुल सही है, एकदम परफेक्ट है। ठीक है, 3 रुपये जिसमें प्रीमियम है मतलब कि पार अमाउंट कितना होगा? 100 रुपये है। ठीक है जी, करंट मार्केट प्राइस आपको 94 गिवन है और 35% आपका टैक्स रेट है। कहते हैं कि भाई कॉस्ट निकालिए। मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ ये है 5 ईयर अगो ये वर्ड आपको गिवन है और जैसे ही मैंने कॉन्सेप्ट रिवीजन आपने देखा होगा पहले वो देख के आना। ठीक है जी, तो वहाँ पे मैं आपको लिंक करता चलूँगा, यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि कॉन्सेप्ट रिवीजन में सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर रखी है। ठीक है, तो मान के चल रहा हूँ कि वो पहले देख रहे उसके बाद आप ये देख रहे। ठीक है, वरना कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि डायरेक्ट एक्सप्लेन कर रहे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है तो यहाँ पे बार बार टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है जी, इसीलिए मैंने वो वीडियो प्रोवाइड किया कि यहाँ पे टाइम कम लगे। तो देखिए 5 ईयर अगो ऑलरेडी आपको कहा है अगो है मतलब कि क्या इशू प्राइस लेंगे? आंसर इज नो, इशू प्राइस नहीं लेंगे। नेट प्रोसीड में क्या अमाउंट लेंगे सर? ऑलवेज करंट मार्केट प्राइस लेंगे। ये आपका पॉइंट था इस इलस्ट्रेशन में, यहाँ पे और कुछ है नहीं। इसके बाद कहता है कि सर इलस्ट्रेशन नंबर 2 किस पे है सर? यहाँ पे कहता है रिडीमेबल डिबेंचर्स है। ओके, डिबेंचर्स है और कहते हैं ऊपर से रिडीमेबल है। ठीक है, डिबेंचर्स है एंड रिडीमेबल है। ठीक है जी, इसके बाद कहता है कि सर इशू कर दिया है और आपके पास में कहता है प्रीमियम के हिसाब से इशू करा है और 2023 से लेके 28 तक मतलब कि आपके पास में 1/4 से है 1/4 मतलब 5 साल हो गए। ठीक है, तो मैच्योरिटी पीरियड आपके पास में एन जो है वो 5 साल हो गया, काम ही खत्म हो गया और इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, एक ही इशू प्राइस ही गिवन है तो नेट प्रोसीड तो आप वही ले लेंगे। कितना होगा सर? 10% प्रीमियम है मतलब कि 100 प्लस 10% 110 रुपये नेट प्रोसीड। बाकी सारी चीज़ें तो सिंपल रहती है। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 3 कहता है कि भाई कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डेप्थ निकालना है। कौन सा डेप्थ है सर? डिबेंचर्स है और रिडीमेबल है या फिर इरिडीमेबल, तो कहता है मैच्योरिटी पीरियड है मतलब कि ये रिडीमेबल है। बड़ा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, काम ही ख़त्म कर देंगे। ठीक है, कहता है कि 100 रुपये वाले हैं और कहता है एट अ पार हमने इशू करे थे, इशू आपके पास में एट अ पार ही है। ओके जी, और 18 से लेके 28 तक का टाइम पीरियड है, लेकिन कहता है कि भाई कॉस्ट हमें 23 तक की ही जाननी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 18 से लेके 28 तक आप जो है अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास में कितने भी साल हो, जितने भी हो। ठीक है, 18 19 इस तरीके से कैलकुलेट करिए 27 तक, क्योंकि 28 तो अभी स्टार्ट हुआ है तो 27 तक 18 19 20 21 इस तरीके से 27 तक जाइए। ठीक है, ये टाइम पीरियड है, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है स्पेसिफिकली कि 23 तक हमें जानना है, वो भी 1/4 23 मतलब कि 18 से लेके 1/4 23। तो 18 19 20 21 22 5 साल तक ही जाना है। ठीक है, एन इज इक्वल टू क्या रहेगा? 5 साल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, स्टूडेंट ये रीड करे बिना ही डायरेक्ट 18 से लेकर 28 तक की कैलकुलेशन करे और एन जो है वो अपने हिसाब से लगा देते, जो कि गलत हो जाएगा। इसने स्पेसिफिकली कहा है कि कंपनी क्या जानना चाहती है सर? कॉस्ट जानना चाहती है 2023 तक, वो भी 2023 की शुरुआत है।
एंड नहीं है, मतलब कि 23 को तो लेना ही नहीं है, 22 तक कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 18 से लेके 22 तक पूरे साल, तो 5 साल होते हैं, 5 साल कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे और कोई चीज़ नहीं है। कहते हैं कि भाई इशू तो हमने बहुत पहले कर रखा है, ठीक है, 18 से, और 23 में जानना चाहती है तो ऑब्वियसली करंट मार्केट प्राइस हम लेंगे एज अ नेट प्रोसीड, ठीक है जी। ये चीज़ आपको पता चल रही है, ठीक है। इशू प्राइस क्यों नहीं लिया, 100 रुपये जो है इशू प्राइस क्यों नहीं लिया, ऑलरेडी इशू है। 23 में कंपनी ये जानना चाहती है कि हमारी कॉस्ट कितनी है, तो इशू प्राइस तो ओल्ड है। और मैंने आपको कॉन्सेप्ट रिवीजन में क्या कहा सर, ओल्ड चीज़ें कभी भी कंसिडर नहीं की जाती। या तो करंटली आपने जो है प्रेजेंटली इशू किया है तो इशू प्राइस लेंगे, वरना फिर करंट मार्केट प्राइस ही ऑलवेज नेट प्रोसीड में ली जाएगी, ठीक है जी। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी, ये चीज़ भी आपके पास में क्लियर हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे हाँ, बॉन्ड का जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है, जीरो कूपन बॉन्ड का क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। जीरो कूपन बॉन्ड का फॉर्मूला बता दीजिए, वही एग्जाम में आपको लिखना है, ये कैलकुलेशन नहीं। क्या फॉर्मूला था सर, फॉर्मूला मैंने करवाया था सर, रिडीम्शन वैल्यू लेना है, ठीक है, रिडीम्शन वैल्यू डिवाइड बाय आपको करना है इशू प्राइस, ठीक है, रिडीम्शन वैल्यू डिवाइड बाय इशू प्राइस आपको करना है, ठीक है जी, ओके। और यहाँ पे आपको रूट करना है n टाइम्स और आपको लास्ट में -1 कर देना है। ये सॉल्व करते ही आपके पास में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कहता है रिडीम्शन कितने में किया है सर, रिडीम्शन आपके पास में फेस वैल्यू 1 लाख है, ईच के हिसाब से इशू किया है एट 2500, ठीक है। तो इशू प्राइस तो आपको पता है 2500, ठीक है जी, 2500, ठीक है जी। इसके बाद कहता है कि रिडीमेबल आफ्टर 25 ईयर्स, और तो रिडीम्शन वैल्यू नहीं गिवन है तो फेस वैल्यू ही ले लेते हैं, हमने आपको लिखवाया हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी कंसेप्ट रिवीजन में मैं आपको बता चुका हूँ। तो फेस वैल्यू ले लिया 1 लाख, ठीक है जी, ओके। ये चीज़ भी आपके पास में क्लियर हो जाती है, ठीक है, ओके। इसके बाद क्या कहता है, इसके बाद कहता है सर एन कितना है, कितने टाइम्स है नंबर ऑफ ईयर्स, 25, तो 25 यहाँ पे लिख दिया और -1 करना है। कैलकुलेटर जल्दी से ले लीजिए, एक बार कैलकुलेशन बता देता हूँ। वैसे यहाँ पे रिवीजन वीडियो में ये कैलकुलेशन बतानी नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक बार मैं चाहता हूँ कि एक बार बता दूँ। 1 लाख डिवाइड बाई 2500 सबसे पहले कर लेंगे, 2500 डिवाइड बाई 2500, मैं भी कैलकुलेटर लेके ही बैठा हूँ, ठीक है। तो कैलकुलेशन में साथ साथ करवा रहा हूँ, तो ये चीज़ आपके पास में आ जाती है, ठीक है, ये चीज़ आपके पास में आ जाती है, ठीक है जी। लीजिए 25 और यहाँ पे -1। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, इसे सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप लिखिए 40, जो आपके पास में रूट के अंदर जो चीज़ है उसे कैलकुलेटर में लिखिए, 40 लिख दिया। इसे अब जो है 12 टाइम रूट प्रेस करना है। सबसे पहला स्टेप 12 टाइम आपको क्या करना है सर, रूट, ठीक है। ऐसा जो है कैलकुलेटर में आपको चीज़ दिख रही होगी, बटन दिख रहा होगा, वो 12 टाइम प्रेस करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 टाइम प्रेस करने के बाद आपको सिंपली -1 करना है, ठीक है, -1 करिए, -1। इसके बाद आपको डिवाइड बाई करना है n से, जो भी n है, जितने भी ईयर है, 25 है, तो डिवाइड बाई 25। उसके बाद आपको +1 कर देना है, ठीक है, वापस +1 कर दीजिए, +1। और फिर आपको इनटू इक्वल टू साथ साथ प्रेस करना है 12 टाइम्स, इनटू इक्वल टू प्रेस करना है 12 टाइम्स। तो इनटू इक्वल टू 1 टाइम, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 12 टाइम प्रेस करते ही मेरे सामने यहाँ पे आंसर आ रहा है 1.15907, इस तरीके से। और फिर -1 करना है, ठीक है, जैसे कि हमने कहा। तो -1 करते ही आपका आंसर आ जाएगा 0.1591 कर देते हैं, ठीक है, 91। तो ये आपके पास में आ जाता है सर 15.90% या फिर 91% आपके पास में आंसर, ठीक है जी। ये आपके पास में आंसर आ जाता है, ओके जी। लीजिए, ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये स्टेप आपको फॉलो करने हैं बस। ये स्टेप तो सिंपल है, मैंने आपको ऑलरेडी लेक्चर भी प्रोवाइड किया था जहाँ पे मैंने आपको बता दिया था। देखिए आंसर मैच कर रहा है सर, 89 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 पॉइंट ऐसे रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, सेम आंसर आपके पास में आ जाएगा, ठीक है जी। ये ट्रू ही होगा, ठीक है। ये 15.89 का है या फिर 91 का है, दोनों सर करेक्ट है, आपके पास में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है।
इसके बाद अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड का यहाँ पे कहता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है लेकिन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, आरटीपी एमटीपी में खूब आता है। देखिए यहाँ पे कहता है कि सर एक बॉन्ड है जिसकी यहाँ पे पूरी की पूरी यहाँ पे लाइफ जो है 5 साल की है और इसका अमोर्टाइजेशन होगा। अमोर्टाइजेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे जब बॉन्ड की 5 साल की लाइफ है ना, तो 5 साल ख़त्म होते ही पूरा अमाउंट पे नहीं करना है, हर साल कुछ कुछ अमाउंट पे करते रहना है, ठीक है। जैसे कि लोन हमने लिया होता है तो इंटरेस्ट हर साल पे करना पड़ता है। इसमें क्या होता है सर, इंटरेस्ट तो पे करिए, साथ साथ कुछ अमाउंट भी पे करते चलिए और एट द एंड ऑफ 5th ईयर धीरे धीरे करके आपका जो है अमाउंट पूरा होता जाएगा, ठीक है। तो कहते हैं कि सर 5,000 का बॉन्ड है, ठीक है, 8% वाला है और इंटरेस्ट कहता है कि आपके पास में पर एनम के हिसाब से 8% लगेगा। कहता है अमोर्टाइज करना है इक्वली ईयर, ठीक है, इक्वली आपके पास में जो लाइफ है उसके हिसाब से अमोर्टाइज करना है। मतलब कि 5,000 का बॉन्ड है, ठीक है, टोटल 5,000 के बॉन्ड है, लाइफ कितनी है 5 साल की, तो डिवाइड बाई 5 कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 1,000 हर साल आपको जो है इसे पे करना है, ठीक है। 1,000 आपको प्रिंसिपल पे करता जाना है, मतलब कि इंटरेस्ट तो आपको पे करना ही करना है, जैसे कि लोन लेते तो इंटरेस्ट आप पे करते हर साल, ठीक है। ये अमोर्टाइज होगा, अमोर्टाइज का मतलब होता है इंटरेस्ट तो पे करना ही करना है, प्लस कुछ अमाउंट भी आपको क्वेश्चन में कहा जाएगा वो हर साल आपको साथ साथ पे करते चलना है और एट द एंड ऑफ लाइफ आपका जो है धीरे धीरे करके पूरे का पूरा चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसने तो कहा है इक्वली, यहाँ पे कोई भी अमाउंट दे सकता है या फिर आपको कह सकता है कि सर हर साल कितना कितना अमाउंट होगा वो लिस्ट प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे इसने कहा इक्वली, इक्वली का मतलब हर साल आपको जो है सेम अमाउंट 1,000 ऐसे 5 साल में पे कर देना है और एट द एंड ऑफ 5th ईयर 5,000 भी पे हो जाएगा और इंटरेस्ट भी साथ साथ पे हो जाएगा, ठीक है जी। ये चीज़ कहना चाहता है, ओके। अब यहाँ पे सिंपली 1,000 तो हर साल पे करना ही करना है, 1,000 हर साल पे करना है 5 साल तक, ठीक है। देखिए 1,000 1,000 ठीक है। इंटरेस्ट साथ साथ पे करना है, मैंने कहा था हर साल का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। देखिए फर्स्ट ईयर आपके पास में इंटरेस्ट पूरे 5,000 पे लगेगा, 5,000 का उधार लिया है आपने तो पूरे के पूरे 5,000 पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो 5,000 इंटू 8% आपके पास में हो जाता है 400 रुपये, ठीक है। तो 400 रुपये आप पे करेंगे। अब देखिए सेकेंड ईयर में आपने 1,000 तो पहले साल में एंड में ख़त्म कर दिया, पे कर दिया, तो अब आपका उधार कितना है सेकेंड ईयर में 4,000, जितना उधार है उस पे ही इंटरेस्ट लगता है। तो 4,000 पे आपका 8% इंटरेस्ट लगेगा 3,200, ठीक है, 3,200 और आपके पास में टोटल अमाउंट आपने पे किया होगा सेकेंड ईयर में 1,320, ठीक है। अब देखिए सेकेंड ईयर में भी 1,000 पे कर दिया तो थर्ड ईयर में उधार कितना है सर 3,000, ठीक है। तो इंटरेस्ट किस पे लगेगा 3,000 पे, 3,000 इंटू 8% 2,240, तो 1,000 तो पे करेंगे प्लस 240 इंटरेस्ट का, ये आपके पास में। इसके बाद थर्ड ईयर में 1,000 वापस से पे कर दिया तो फोर्थ ईयर में उधार कितना रहा होगा 2,000, ठीक है। 2,000 पे इंटरेस्ट लगेगा 8% के हिसाब से और 1,000 अलग से और पे कर देंगे, ठीक है। तो ये पेमेंट हो गया, 1,000 पे कर दिया तो अब फिफ्थ ईयर में उधार कितना है 1,000, तो उधार भी पे कर देंगे और 1,000 पे जो 8% इंटरेस्ट लगेगा वो भी पे कर देंगे। फिफ्थ ईयर के एंड में काम ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास में हो जाता है कैलकुलेशन ऑफ दी आपके पास में बॉन्ड का अमाउंट, ठीक है। ये हमने क्या निकाल लिया सर, अमाउंट निकाल लिया 1,400 1,320 1,200 आपके पास में 40, ठीक है, अमाउंट निकाल लिया। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने यहाँ पे पूछा है कि सर इस अमाउंट का प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल के दे दो, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू 6% के हिसाब से निकाल के दे दो। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है जिस भी अमाउंट का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है उस अमाउंट को जिस भी परसेंटेज गिवन है, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू रेट के लिए, उस रेट के पी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे 6% है, कैसे रेट निकलता है मैंने आपको ऑलरेडी आपको बताया कि सर रेट निकालने का पी फैक्टर निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका होता है। फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस आर की पावर n, ठीक है। आर का मतलब रेट जो क्वेश्चन में गिवन होता है 1/1 प्लस 6% और यहाँ पे n। मैंने कहा था सर इसके लिए ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं, कैलकुलेटर में ही कर लेना है आपको। 1/1 प्लस 6% मतलब कि 1.06, तो 1/1.06 इक्वल टू प्रेस करेंगे फर्स्ट ईयर का आपको पी फैक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में मैं लिख दूँ कि ये अमाउंट है 1,400, ये अमाउंट लिख देता हूँ सबसे पहले 1,240 1,160 और 1,080, ठीक है। इसे प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो इसे पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं,
ठीक है। पी फैक्टर में आप जो है डिजिट के पॉइंट के बाद 4 आप ले सकते हैं या फिर 3 लग सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन ने दे रखा है तो फिर कंपलसरी वही लेना है। यहाँ पे क्वेश्चन ने कोई पी फैक्टर नहीं गिवन है तो हम अपने तरीके से ले सकते हैं। मैं 3 डिजिट ले लेता हूँ, आप जितना चाहे 4 ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 9433 आ रहा है, ठीक है। सब फर्स्ट ईयर का आपने जो है 1/1.06 किया तो आपके सामने ये आंसर आ रहा होगा। अब इक्वल टू प्रेस करते जाएंगे, हर एक साल का आपको मिलता जाएगा। इक्वल टू प्रेस किया एक बार तो दूसरे ईयर का मिल जाएगा 0.8899। मैं 4 डिजिट ले रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद और एक बार इक्वल टू प्रेस करेंगे, थर्ड ईयर का मिल जाएगा 8396, ठीक है। इसके बाद और एक बार इक्वल टू प्रेस करेंगे तो 0.7920। इसके बाद एक और बार इक्वल टू प्रेस करेंगे तो 0.7472, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर निकाल लीजिए। सेम आंसर आपका यहाँ पे जो आंसर है वो मैच हो जाएगा, ठीक है। इन लोगों ने कैलकुलेशन इस तरीके से करी है, लेकिन हमारा एक ही ट्रिक है कि अगर हमें पूछा जाए कि प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो ऑलवेज एक ही चीज़ ध्यान रखिए कि जिस भी अमाउंट का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है उस अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे जो भी रेट गिवन है उसके पी फैक्टर से, बस इतना ही याद रखना है। क्योंकि आईसीएम मॉड्यूल तो अपनी ट्रिक बदलता रहता है, ठीक है। कैलकुलेशन बेसिकली ये वही ट्रिक है, कोई डिफरेंट नहीं है। लेकिन मैं ऑलवेज एक ही तरीके से पढ़ाता हूँ, जो है आपके पास में अमाउंट इंटू पी फैक्टर और मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा आपके पास में प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। यही आंसर आ जाएगा। पॉइंट के बाद थोड़ा सा बहुत चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे हमने 4 डिजिट लिया, हो सकता है आईसीएम मॉड्यूल ने ये जो कैलकुलेशन करी है वो 3 डिजिट के हिसाब से या फिर 5 डिजिट के हिसाब से करी हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। आंसर आपका ये आ जाएगा, ठीक है। 5262 आ जाएगा। पॉइंट के बाद का चेंज होते रहता है, इसमें कोई गलती नहीं है, वो करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इसमें कुछ है नहीं, ये तो आप अपने तरीके से कर लेंगे, इसमें भी कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे आप अपने तरीके से ये चीज़ कर सकते हैं, ये भी ठीक है। क्योंकि रिडीम्शन जो हमने रिडीमेबल डिबेंचर से रिडीमेबल डिबेंचर का करिए तो प्रेफरेंस शेयर भी वही रहता है, ठीक है। वही है, सेम है, सिंपल है। तो प्रेफरेंस शेयर का फॉर्मूला सिंपल सी आपके पास में सेम टू सेम है डिबेंचर की तरह, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। इलस्ट्रेशन नंबर 9 में क्या है? इलस्ट्रेशन नंबर 9 में सिंपली फॉर्मूला पुट करना है, ग्रोथ का है, वो तो आपसे हो जाएगा, ठीक है। ये जो ग्रोथ निकालने के 2 फॉर्मूले याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूले का यूज़ जो है वो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया है उसके हिसाब से पढ़ा देता हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन करवाया है ये वाला, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 4 कहता है कि करंट डिविडेंड जो है D0, करंट डिविडेंड का मतलब D0, एक्सपेक्टेड डिविडेंड का मतलब होता है D1, ठीक है। करंट डिविडेंड का मतलब D0, एक्सपेक्टेड डिविडेंड का मतलब वो क्या होता है सर? D1, ठीक है जी। कहता है कि 16.10 है, ठीक है। D0 जो है वो 16.10 है। डिविडेंड जो है 5 साल के हिसाब से पहले हमने 5 साल पहले 10 रुपये पे किया था, ठीक है। तो जब ऐसी कंपैरिजन करें कि आज हमने इतना पे करा है, लास्ट टाइम हमने 16.10 रुपीज़ पे करा, ठीक है, और उससे 5 साल पहले 10 रुपये पे करा था, तो कहता है कि ग्रोथ निकालिए। जब भी ऐसा कहा जाए कि 2 साल की कंपैरिजन की जाए, ठीक है, एक अपना लेटेस्ट ईयर मतलब कि जो करंटली आपने पे करा अभी अभी, ठीक है, और कुछ साल पहले की अगर कंपैरिजन ऐसा होता है तो सिंपली एक ही फॉर्मूला अपना अप्लाई होगा। कौन सा सर? वो रूट वाला। कहते हैं कि सर आपके पास में जो मैंने अभी अभी कहा कि सर ये वाला फॉर्मूला आपके पास में अप्लाई हो जाएगा। कहते हैं कि सर D0 करंटली जो पे किया और कुछ साल पहले जिसकी कंपैरिजन करना चाहते हैं वो पे किया, -1 कर देना और यहाँ पे n, ठीक है। जल्दी से मैं आपको इसे सॉल्व करने की ट्रिक वैसे भी बता चुका हूँ, वो रूट वाली चीज़ें ही है, ठीक है। रूट को सॉल्व करने की ट्रिक ऑलरेडी बता चुका हूँ। बताइए n कितना है सर? 5 साल, तो 5 साल रूट में आप लिखेंगे D0 कितना है? D0 अभी अभी बताया सर 16.10 और DN का मतलब होता है कितने साल पहले की कंपैरिजन हो रही है, 5 साल, तो 5 साल पहले कितना पे किया था वो अमाउंट 10 रुपये, ठीक है, और फिर -1, ठीक है जी। सॉल्व करिए, देखिए कैलकुलेटर में 16 पॉइंट सबसे पहले 10 डिवाइड बाई 10 करेंगे, 16.10 डिवाइड बाई 10। अब इसे रूट को सॉल्व करना है, क्या करेंगे सर? 12 टाइम रूट प्रेस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसके बाद क्या स्टेप था सर? -1 करेंगे, डिवाइड बाई क्या करेंगे सर? मैं स्टेप यहाँ पे वापस से लिख देता हूँ। ये रूट का जो है 12 टाइम प्रेस करिए, इसके बाद सर -1 करिए, इसके बाद सर डिवाइड बाई n करिए,
+1 करिए और इनटू इक्वल टू 12 टाइम प्रेस करिए। ठीक है, ये स्टेप है। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पे वापस से कैलकुलेशन करवा देता हूँ। 16.10 डिवाइड बाई 10 करिए, डिवाइड बाई 10। ठीक है, जो भी आंसर आया अब 12 टाइम रूट प्रेस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर -1 करना है, फिर डिवाइड बाई n, कितने हैं 5 साल है, डिवाइड बाई 5 करेंगे, +1 करना है, इनटू इक्वल टू 12 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है जी, ये 12 प्रेस करते ही फिर आपको -1 कर देना है, क्योंकि यहाँ पे -1 फॉर्मूला में ही है, तो -1 इंटू 100 कर देंगे तो 9.99 इस तरीके से, मतलब कि अल्टीमेटली 10% आपके पास में क्या आ जाएगा सर, ग्रोथ आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे भी वही आंसर आ रहा होगा 10%। ठीक है, कैलकुलेशन ख़त्म। ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, एमसीक्यू में हो सकता है पूछा जाए। इसके बाद यहाँ पे आपके पास में क्वेश्चन में ऐसी चीज़ होती है कि जब भी डिविडेंड डिफरेंट डिफरेंट ईयर के हिसाब से होता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ईयर का डिविडेंड और प्राइस आपको दे रखी है। तो जब ऐसा दिया जाए कि डिफरेंट डिफरेंट ईयर का डिविडेंड अमाउंट और डिफरेंट डिफरेंट ईयर के प्राइस अमाउंट दे रखे, तो वहाँ पे आपका कॉस्ट निकालने के लिए, इक्विटी की कॉस्ट निकालने के लिए यूज़ होता है जियोमेट्रिक मीन मेथड। ठीक है, जियोमेट्रिक मीन का मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला लिखवाया था। क्या लिखवाया था, यह वाला। ठीक है, कहता है कि सर ये मैंने यहाँ पे लिखवा देता हूँ, ये आपका फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, के ई इज इक्वल टू आपके पास में 1 + y1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 + y2। ठीक है, इस तरीके से जितने भी ईयर है वहाँ तक लेंगे और फिर लास्ट में -1 कर देंगे। ठीक है, ये रूट में n है, ये आपके पास में मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, वही फॉर्मूला यहाँ पे, कोई अलग नहीं है। ठीक है, तो कहते हैं कि सर ऐसा जब हो कि डिफरेंट डिफरेंट ईयर के डिविडेंड और डिफरेंट डिफरेंट ईयर के शेयर के प्राइस गिवन है, तभी जियोमेट्रिक मीन यूज हो सकता है, उससे पहले नहीं। ठीक है, उसके अलग केस में नहीं हो सकता। मतलब कि जियोमेट्रिक मीन के लिए ये कंडीशन है कि डिफरेंट डिफरेंट ईयर का डिविडेंड आपको पता होना चाहिए और उसके प्राइस पता होना चाहिए, तभी जियोमेट्रिक मीन यूज़ हो सकता है, उससे पहले नहीं हो सकता। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन करवाता हूँ मैं फॉर्मूले की। ठीक है, देखिए 1 + y1 कैसे मिलता है, मैंने आपको बताया था सर, d1 + p1 डिवाइड बाई p0। एक स्टेप पीछे आना है बस, और कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद 1 + y2 कैसे निकलता है, d2 2 लेना है और डिवाइड बाई 1 कर देना। यहाँ पे 3 कैसे निकलेगा, 3 डिवाइड बाई 2। 4 निकालना है तो 4 डिवाइड बाई 3 कर देना। ठीक है, एक स्टेप पीछे जाना है और कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है जी, अच्छा अब वैल्यू निकालना है सर। D1 का मतलब होता है करंट, आपके पास में जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड होता है D1। ठीक है जी, कहता है कि डिविडेंड प्राइस पर शेयर आपको करंट ईयर का दे रखा है। ठीक है, करंट ईयर का आपको D1 दे रखा है। ठीक है जी, ये चीज़ आपके पास में क्लियर। ओके, इसके बाद कहता है कि सर P1 का मतलब क्या होता है। P1 का मतलब होता है कि आपके पास में करंट ईयर का मतलब कि एंड का। ठीक है, जिस भी ईयर की बात कर रहे हैं उस ईयर का एंड का प्राइस हमें चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो प्राइस एट द बिगिनिंग दे रखी है। ठीक है, मतलब कि ईयर 1 की बिगिनिंग की प्राइस दे रखी है, हमें क्या चाहिए, ईयर 1 का एंड का प्राइस, मतलब कि P1 होता है। देखिए ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा कि सर अगर मैं P0 बोलूँ और P1 बोलूँ, ठीक है, P0 बोले या फिर P1 बोले, तो इसका मतलब होता है ईयर एंड प्राइस चाहिए। अगर मैं यहाँ पे वर्ड ही मैं डायरेक्ट लिखवा दूँ तो वर्ड यहाँ पे आता है सर एट बिगिनिंग। ठीक है, एट द बिगिनिंग और एट द एंड। ठीक है, एट द एंड, ये दो वर्ड होते हैं। जब मैं कहूँ सर कि मुझे P1 चाहिए, ठीक है, P1 का मतलब होता है सर एट द एंड, फर्स्ट ईयर का एंड। ठीक है, फर्स्ट ईयर के एंड में जो प्राइस है वो चाहिए। अब P1 का यहाँ पे एंड का प्राइस चाहिए, तो मुझे यहाँ पे फर्स्ट ईयर का एंड का प्राइस चाहिए। ये 9 रुपीज़ तो स्टार्टिंग का है, तो इसका मतलब सर एंड का प्राइस चाहिए, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सेकेंड ईयर का जो बिगिनिंग का अमाउंट है वही फर्स्ट ईयर का एंड का अमाउंट होगा। सर सीधी सी बात है, सबको समझ में आता है। तो कहते हैं सर मैं अगर ये उसने बिगिनिंग दिया है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो सेकेंड ईयर का बिगिनिंग ले लूँगा। सेकेंड ईयर का बिगिनिंग मतलब कि फर्स्ट ईयर का एंड। ठीक है जी, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे कहता है कि सर D1 तो आपको ऑलरेडी गिवन है 1 रुपीज़। ठीक है, D1 में कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली गिवन है। P1 भी मैं यही 9 रुपीज़ ले लेता, लेकिन इसने क्लियरली कह रखा है कि भाई एट द बिगिनिंग अमाउंट है, मतलब कि ये 9 रुपीज़ नहीं लेना, आपको सेकेंड ईयर का बिगिनिंग मतलब कि फर्स्ट ईयर का एंड लेना है। सेकेंड ईयर का बिगिनिंग कितना है, 9.75। ठीक है, और P0 का मतलब होता है सर एट द बिगिनिंग। P0 का मतलब बिगिनिंग होता है
1 का मतलब होता है एंड, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर की कैलकुलेशन कर रहा हूँ, इसलिए फर्स्ट ईयर की कैलकुलेशन में एट द बिगिनिंग कितना है सर 9, तो ये 9 रुपीज़। क्लियर है। सेकेंड ईयर के लिए वापस से समझाता हूँ। देखिए सेकेंड ईयर के लिए मुझे चाहिए क्या सर, D2 P2 डिवाइड बाई P1। D2 कैसे निकलेगा, D2 तो करंट ईयर का आपको ऑलरेडी गिवन है 1, तो मैंने 1 यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे चाहिए P2। P2 का मतलब क्या होता है सर, प्राइस जिस भी ईयर की कैलकुलेशन कर रहे हैं सेकेंड ईयर की, तो सेकेंड ईयर की एंड की प्राइस मुझे चाहिए शेयर की। इसने बिगिनिंग दे रखा है तो ये तो मैं नहीं ले सकता P2 में, ठीक है, क्योंकि बिगिनिंग है। इसका मतलब क्या है सर, ये बिगिनिंग है, इसका मतलब सर ये तो आपके पास में P1 है, ठीक है, ये P0 है। बिगिनिंग का मतलब होता है सर आपके पास में लास्ट ईयर का, पिछले साल का एंड। थर्ड ईयर का बिगिनिंग मतलब कि पिछले साल का एंड, मतलब कि ये तो P2 है और ये P3 है और ये P4 है, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपके पास में गिवन है, खेल गए आपके पास में। तो कहते हैं कि सर सेकेंड ईयर में आपको P1 गिवन है, अगर P2 चाहिए तो नेक्स्ट ईयर में जाओ उसका अमाउंट निकालो, ठीक है, नेक्स्ट ईयर में जाओ उसका अमाउंट ले लो और फिर यहाँ पे कैलकुलेशन करो, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखें तो आपको सर P4 तक की ही अमाउंट गिवन है, P5 नहीं गिवन है, ठीक है। तो जहाँ तक P4 गिवन है, जहाँ पे तक P गिवन है, ठीक है, वहाँ तक ही कैलकुलेशन होगा, मतलब कि फोर्थ ईयर तक ही कैलकुलेशन करेंगे, फिफ्थ ईयर का कैलकुलेशन कर ही नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि फिफ्थ ईयर का जैसे ही कैलकुलेशन करने जाओगे वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी P5 D5 की, तो यहाँ पे P5 आपके पास में होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि सेकेंड नेक्स्ट ईयर का आपको गिवन ही नहीं है, ठीक है। इसलिए आप जो है 1+Y4 तक ही कैलकुलेशन कर पाएंगे। जैसे ये वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ पे पुट कर देना, फिर रूट को सोल्व करना मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है जी। ये चीज़ आपके पास में हो जाती है। इसके बाद CAPM मेथड तो सिंपल सा पॉइंट है, मैंने कहा था फॉर्मूला तो वैसे लिखवा दिया था, KE इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, रिस्क फ्री फैक्टर आप कह सकते हैं, प्लस करना है सर बीटा और RM माइनस RF। RM माइनस RF को हम प्रीमियम भी कहते हैं, याद रखिएगा, क्वेश्चन में कई बार डायरेक्टली प्रीमियम देता है, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। तो रिस्क फ्री रेट आपको ऑलरेडी गिवन है 10% है, तो 10% पुट कर देंगे। बीटा आपको 1.75 है तो 1.75 कर देंगे। कहता है मार्केट जो है पोर्टफोलियो इक्वल टू 15% है, मार्केट पोर्टफोलियो, ठीक है, RM मार्केट पोर्टफोलियो RM 15% है, RF तो आपको ऑलरेडी गिवन है 10%, वैल्यू निकाल के आंसर ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद सर रिटेन अर्निंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट में तो कवर करवा दिया। फेस वैल्यू जो है इक्विटी की 10 रुपये है, करंट मार्केट प्राइस 200 रुपये है, ठीक है जी, शेयर की, ओके। कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रही है कंपनी और आपको चीज़ें गिवन है, कहता है कि कैलकुलेट करिए आप, ठीक है, कैलकुलेट करिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको निकालना है, एज वेल एज आपको यहाँ पे निकालना है रिटेन अर्निंग। तो दोनों चीज़ें पूछी है, KE पूछा है और क्या पूछा है सर, रिटेन अर्निंग पूछा है, ठीक है, KE भी पूछा है और रिटेन अर्निंग भी पूछा है। कहता है इफ़ इशू प्राइस जो है वो 190 हो, ठीक है, और फ्लोटिंग कॉस्ट 5 रुपये पर शेयर हो, डिविडेंड हमारा जो है कितना हो सर, डिविडेंड कहता है एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड का मतलब D1 आपको गिवन है 10 रुपये, एक्सपेक्टेड का मतलब क्या है सर, ये D1 है, ठीक है। ये इशू प्राइस आपको 190 गिवन है, वह इशू प्राइस 190 है, D1 आपको 10 रुपये गिवन है और ग्रोथ आपको 5% गिवन है, ठीक है जी। कहता है कि आपको KE भी निकालना है और KR भी निकालना है, ठीक है। दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला होता है, KE इज इक्वल टू KR ही होता है, लेकिन मैंने एक चीज़ लिखवाई थी, अगर क्वेश्चन में फ्लोटिंग कॉस्ट है तो दोनों इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि KE में फ्लोटिंग कॉस्ट माइनस होता है, KR में फ्लोटिंग कॉस्ट माइनस नहीं होता, बाकी सब कुछ सेम है। देखिए KE का फॉर्मूला क्या होता है, वही फॉर्मूला यहाँ पे भी आएगा। ग्रोथ गिवन है क्या, हाँ, ग्रोथ वाला फॉर्मूला क्या रहता है सर, D1 डिवाइड बाई P0 प्लस G, ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे आपके पास में आंसर आ जाएगा, ठीक है। बताइए, तो यहाँ पे D1 आपका कितना है सर, D1 आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 10 रुपये। मार्केट प्राइस कितनी है सर, यहाँ पे आपको इशू प्राइस गिवन है, मार्केट प्राइस गिवन है क्या, 200 रुपये, ठीक है, 200 रुपये मार्केट प्राइस गिवन है, 190 इशू प्राइस गिवन है। अब कहते हैं कि देखिए कंपनी को यहाँ पे ज़रूरत है न्यू प्रोजेक्ट के लिए अमाउंट की, और इसने क्या किया सर, न्यू इशू करे हैं, मतलब कि ये जो आपको जो इशू प्राइस गिवन है ये क्या है सर, ये आपका न्यू इशू प्राइस है, करंट है, ठीक है। और जब करंट इशू प्राइस ऑलरेडी गिवन होती है तो हम मार्केट प्राइस नहीं लेते, मैंने आपको बताया, मतलब कि ये न्यू है तो हम इसे ही कंसिडर करेंगे नेट प्रोसीड के लिए, नेट प्रोसीड के लिए हम इसे ही कंसिडर करेंगे और इसमें से ही फ्लोटिंग कॉस्ट माइनस करेंगे। बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर ये कहता कि सर ऑलरेडी हमने इक्विटी शेयर को इशू कर रखे हैं और उसका प्राइस 190 है तो हम इसे कंसीडर नहीं करते, क्योंकि ये ओल्ड इशू प्राइस बन जाता। लेकिन इसने क्या कहा सर, कंपनी को यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट के लिए अमाउंट की ज़रूरत है और न्यू इक्विटी शेयर इन लोगों ने इशू करे,
न्यू इक्विटी शेयर इशू करे 190 के हिसाब से, मतलब कि ये करंटली इशू की है, करंटली आपको इशू प्राइस गिवन है, तो हम इसे ले लेंगे, ठीक है। और कैलकुलेशन करते ही आपके पास में आंसर आ जाएगा 10 डिवाइड बाई ये 185 और प्लस आपके पास में 5% है तो 0.05, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा इसका 10.41%, ठीक है, 10.41%, ये आपके पास में आंसर, ठीक है। इसके बाद के आर निकालना है, के आर के लिए सेम ही फॉर्मूला रहता है, कोई डिफरेंस नहीं, D1 डिवाइड बाई P0 प्लस जी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कहा सर D1 तो आपको ऑलरेडी गिवन है 10 रुपये, जी आपको ऑलरेडी गिवन है 0.05 मतलब कि 5%, P0 अब यहाँ पे ध्यान रहे सर, P0 में इशू प्राइस ही लेते हैं नॉर्मली, लेकिन मैंने आपको क्या कहा सर, जब KR की कैलकुलेशन करो तो KR का मतलब होता है जो अर्निंग रिटेन करके रखी है कंपनी ने, मतलब कि इशू नहीं की है, तो जो रिटेन करके रखी है उसकी इशू प्राइस कभी नहीं होती। इसके लिए ऑलवेज आपको क्या करना होता है सर, इसके लिए आपके पास में ऑलवेज आपके पास में ऑलवेज मार्केट प्राइस ही लेना पड़ेगा, ठीक है, मार्केट प्राइस ही, मार्केट वैल्यू ही लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है। इशू प्राइस और मार्केट वैल्यू दो गिवन है तो मार्केट वैल्यू ही लेंगे, अगर कोई एक ही चीज़ गिवन है तो मजबूरी में वही लेना पड़ेगा। दो गिवन है, मार्केट वैल्यू और इशू प्राइस, तो ऑलवेज ध्यान रखिए सर, मार्केट वैल्यू ही ली जाएगी, इशू वैल्यू नहीं ली जाती, ठीक है। इशू प्राइस हम नहीं लेते रिटेन अर्निंग के लिए, तो 200 हम यहाँ पे ले लेंगे, 10 डिवाइड बाई 200, ठीक है, और प्लस 0.05, तो यहाँ पे आपके पास में आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे मेरा 10%, ठीक है। तो यहाँ पे 10% आ रहा है, ऑब्वियसली सब कुछ रेडी है, ठीक है। ये 10% आपका KR आ गया, लीजिए काम खत्म हो गया, KR भी आपके पास में आ गया, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन आपके पास में इलस्ट्रेशन नंबर 14, तो छोटा मोटा है, कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये भी छोटा मोटा है, कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, RM माइनस RF लिखा है ना, इसकी जगह आपको कह दे कि सर प्रीमियम 6% है, तो घबराना नहीं, ठीक है। RM माइनस RF को ही हम प्रीमियम बोलते हैं, अगर डायरेक्ट प्रीमियम आपको वर्ड यूज़ करा गया तो प्रीमियम 6% का मतलब होता है RM माइनस RF ऑलरेडी है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट 6% आपको डायरेक्टली गिवन है, कुछ करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये बस चीज़ें ध्यान में रखनी थी और कुछ नहीं। इसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट पे, हाँ अब मेन क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं आपके पास में, कहते हैं कि सर इलस्ट्रेशन नंबर 16 WACM, ठीक है, WCC आप कह सकते हैं, WACC कह सकते हैं, ठीक है, जो भी आपका है नाम, इसका है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WAC का है या फिर WACC का है, जो भी आपका है, लेकिन फुल फॉर्म याद रखना, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में आपने को काम नहीं करने का है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कुछ नहीं, एक ही फॉर्मेट याद रखना है, यहाँ पे कुछ नया नहीं है, ठीक है, ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं वही काम करना है, बस यहाँ पे इसका एक फॉर्मेट याद रखेंगे, हम इसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। कहते हैं कि सर सबसे पहले कैपिटल का नाम लिखेंगे हम, जिस भी कैपिटल के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद कॉलम ड्रॉ कर देंगे, इसके बाद हम इसका वेट लिखेंगे, या फिर अमाउंट पहले लिखते हैं फिर इसके बाद वेट, ठीक है, इसका अमाउंट जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, ये दो चीज़ क्वेश्चन में ऑलवेज गिवन होती है। इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे वेट निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम हम बनाएंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल COC, ठीक है, और वेट इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे तो हमें मिलेगा WACC। ये आपका से फिक्स फॉर्मेट रहेगा, इसे आपको फॉलो करते चलना है बस, ठीक है। WACC का क्वेश्चन आए तो ये फिक्स फॉर्मेट आपका रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। कहता है कि सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको गिवन है 10.41%, डायरेक्ट KE गिवन है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब KE, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको डायरेक्टली गिवन है, KE आपको गिवन है, ठीक है जी, ओके। KE आपको गिवन है तो KE आपके पास में है 10.41%। इसके बाद KR कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग आपको गिवन है 10%, ठीक है, तो KR आपको गिवन है 10%। देर आर 50,000 इक्विटी शेयर्स है 10 रुपये वाले, रिटेन अर्निंग जो है वो 15 लाख है, मार्केट प्राइस आपको दे रखी है 50 रुपीज़ और WACC निकालने के लिए कहा गया है, ठीक है। अब KR की अपनी कोई मार्केट वैल्यू होती नहीं है, आप समझिएगा, KR की अपनी कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती, वो KE के मार्केट वैल्यू पे ही चलाता है KR, क्योंकि KR जो है वो ऐसी चीज़ होती है जो इशू ही नहीं की गई, ठीक है। KE की जो मार्केट वैल्यू है वही मार्केट वैल्यू में KR इंक्लूड होता है, ऐसा माना जाता है। तो अगर हम देखें तो सर 50,000 इक्विटी शेयर्स है, ठीक है, 50,000 इक्विटी शेयर्स है जिसकी मार्केट प्राइस कितनी है, कहा था 50 रुपीज़, तो इंटू 50 करिए, ठीक है। टोटल इक्विटी शेयर्स की प्राइस कितनी है ये निकाला मैंने, तो इंटू 50 करने से आपका प्राइस आ जाएगा 25 लाख रुपए,
25 लाख रुपीज़। ठीक है, 25 लाख रुपीज़ आपके पास में क्या आ गया सर? इक्विटी का अमाउंट। इक्विटी का अमाउंट आपके पास में आ गया। ठीक है, ये इक्विटी का अमाउंट है। बस इस अमाउंट को दोनों में बांट देना है उनके रेशियो के हिसाब से। ठीक है, मतलब कि इसका अमाउंट के हिसाब से बांट देना है, मतलब कि आपके पास में रिटेन अर्निंग कितना है और इक्विटी कितना है, उस रेशियो में आपको जो है क्या कर देना है, इसे बांट देना है बस। ठीक है जी, तो बताइए इक्विटी कितना है? कहता है 50,000 शेयर है 10 रुपये वाले। ठीक है, 50,000 शेयर है 10 रुपये वाले, मतलब कि आपके पास में 5 लाख। ठीक है, 5 लाख। और इक्विटी रिटेन अर्निंग का अमाउंट कितना है? 15 लाख। तो ये 15 लाख आपके पास में, तो 5M15 में आप जो है इसे क्या करेंगे सर? बांट देंगे। ठीक है, 5M15 में आप बांट देंगे। देखिए फिर से एक बार बता रहा हूँ, KR का अपना कोई मार्केट प्राइस नहीं होता। ठीक है, इसलिए इक्विटी शेयर जितने भी है उसकी मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके टोटल आप मार्केट प्राइस निकाल लेंगे 25 लाख। इसी 25 लाख को दोनों में बांट देंगे उनके अमाउंट के रेशियो में। ठीक है, उनके फेस वैल्यू के रेशियो में। तो यहाँ पे इक्विटी के फेस वैल्यू 5 लाख रुपए है और रिटेन अर्निंग का 15 लाख है। ठीक है, तो इसी रेशियो में उसे बांट दिया जाएगा और आपके पास में अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, इसी रेशियो में आप बांट देंगे। जैसे ही 25 लाख को इस रेशियो में बांटेंगे आपका ये अमाउंट आएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, इसका वेट निकाल लेंगे आप सिंपली। कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो ऑलरेडी गिवन है, वेट निकाल लेंगे। वेट इंटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो WACC मिलता है आपके पास में। ठीक है, वेट कैसे निकलता है हर एक को पता होगा सर। जो भी जिस भी सिक्योरिटी का वेट निकालना है उसका अमाउंट डिवाइड बाई टोटल करेंगे तो वेट निकल जाएगा। ठीक है, 6,25,000 डिवाइड बाई 25 लाख करेंगे 0.25 आएगा। 18,75,000 डिवाइड बाई 25 लाख करेंगे तो 0.75। याद रहे ऑलवेज कि वेट का टोटल ऑलवेज 1 होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, वेट का टोटल ऑलवेज 1 होता है, ये चीज़ आपके पास में क्लियर। ठीक है जी, आपके पास में ये क्वेश्चन ख़त्म। इसके बाद कहता है कि सर यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 17 कहता है कि सर बुक वैल्यू के हिसाब से WACC निकालिए, मार्केट वैल्यू के हिसाब से WACC निकालिए। ठीक है, बुक वैल्यू का मतलब होता है ये आपको बुक वैल्यू वेट और मार्केट वैल्यू वेट, मतलब कि कहता है कि सर बुक में जो वैल्यू है उसके हिसाब से वेट निकालिए और उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए COC से और WACC निकाल लीजिए। ठीक है, मार्केट वैल्यू वेट का मतलब होता है मार्केट में जो वैल्यू है उसे अमाउंट में लीजिए, उसे वेट निकालिए और उसे COC से इंटू करके WACC निकालिए। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, वेट में डिफरेंस होता है बस। कहता है कि भाई कंपनी ने कैपिटल स्ट्रक्चर यहाँ पे जो मेंटेन किया है वो 5 लाख डिबेंचर है, 5 लाख प्रेफरेंस है और 10 लाख इक्विटी है। इसका मार्केट वैल्यू आपको गिवन है। मार्केट वैल्यू क्यों गिवन है सर? मार्केट वैल्यू वेट पूछा है ना, उसके लिए। ठीक है, ये बुक वैल्यू है, कंपनी ने जो अपनी बुक में लिख रखा है ये बुक वैल्यू है। ठीक है, तो बुक वैल्यू वेट के लिए ये आपके पास में वेट निकाल लीजिए जल्दी से। यहाँ पे सर 5 लाख डिवाइड बाई 20 करिए, टोटल करेंगे ना, अमाउंट डिवाइड बाई टोटल करेंगे, वेट मिल जाएगा। ये तो सबको आता है कैलकुलेशन करना, तो ये 0.25। ठीक है, यहाँ पे 5 डिवाइड बाई 20 मतलब कि ये 0.25 और 10 डिवाइड बाई 20। ठीक है, 10 डिवाइड बाई 20 आपके पास में 0.5। 11th-12th में पढ़ते थे ऐसा कुछ। ठीक है, वेट निकालना। तो अब यहाँ पे ऐसा मत कहना कि वेट निकालना नहीं आता। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे चेक कर लेना, इसका टोटल 1 आ रहा है ना, 0.25 0.25 0.5 ओके 1 आ रहा है। ठीक है, 1 तो ऑलवेज आना चाहिए वेट का टोटल, तो हमने ये वेट निकाल लिया है यहाँ पे। ये कौन सा वेट है सर? बुक वैल्यू वाला वेट। ठीक है, अच्छा मार्केट वैल्यू भी आपको गिवन है, 105 है, 110 है, ठीक है, 24 है। तो बस क्या करना है सर, यहाँ पे जो जितने भी डिबेंचर्स है इसे डिबेंचर से इंटू कर दीजिए। कितने नंबर ऑफ डिबेंचर है? प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी। नंबर ऑफ डिबेंचर बता दीजिए कितने हैं सर? 5 लाख रुपए है, 100 रुपये वाले हैं तो डिबेंचर कितने होंगे? 5 लाख डिवाइड बाई 100 करिए, 5,000 डिबेंचर होंगे। 5,000 से मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई करेंगे तो मार्केट वैल्यू मिल जाएगी आपको। क्या मिल जाएगी सर? मार्केट वैल्यू। ये क्या है सर? बुक वैल्यू। ठीक है, तो इससे हमने नंबर ऑफ सिक्योरिटी निकाल लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, मार्केट वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ये भी बचपन में करते थे, 5,000 इंटू 105 करेंगे तो यहाँ पे 5,25,000। ठीक है, सबका मार्केट वैल्यू निकाल लीजिए तीनों का। प्रेफरेंस शेयर कितने हैं? 5 लाख और 100 रुपये वाले, मतलब कि ये भी कितने? 5,000। ठीक है, 5,000 तो 5,000 इंटू 110 तो ये आपके आज पास में आ जाएगा 5,50,000। ठीक है जी, और इक्विटी कितने हैं? तो कहता है 10 लाख है 10 रुपये वाले, मतलब कि 1 लाख इक्विटी शेयर है, 1 लाख इक्विटी शेयर्स। तो 1 लाख इंटू 24 मतलब कि 24 लाख रुपये। ठीक है, टोटल निकाल लीजिए इसका। तो 5,25,000, 5,50,000 और 24।
तो ये आपके पास में आ रहा है 34,75,000। क्या मार्केट वैल्यू का वेट निकल जाएगा? बड़े आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत आएगी क्या? नहीं। ठीक है, 5,25,000 डिवाइड बाई ये करेंगे तो आपके पास में यहाँ पे वेट आएगा 0.151। इसके बाद 5,50,000 डिवाइड बाई 34,75,000 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.158। ठीक है, इसके बाद 24 लाख करेंगे डिवाइड बाई 34,75,000 तो ये आपके पास में आ जाएगा 0.690। ठीक है जी, या फिर आपके पास में 0 के बाद 6 है तो इसे 1 कर सकते हैं आप जो है। ठीक है, ये आप यहाँ पे 691 भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, आंसर राइट माना जाएगा। वेट भी निकाल लिया दोनों का। ठीक है, अब क्या निकालना है? बस COC निकालना है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, वेटेड एवरेज का मतलब ही क्या होता है? वेट इंटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बस वेट तो दोनों का सिंपल तरीके से निकाल लिया। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। कहते हैं कि सर 100 रुपये का डिबेंचर है, रिडीमेबल है एट अ पार, 10% के हिसाब से है। जो डिबेंचर का रेट, कूपन रेट का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट, 10% वाले डिबेंचर है इसका मतलब, और 4% फ्लोटिंग कॉस्ट है, 10 ईयर का आपका मैच्योरिटी है। प्रेफरेंस शेयर की इन्फॉर्मेशन दे रखा है, इक्विटी की इन्फॉर्मेशन। इसके बाद इक्विटी के लिए और इन्फॉर्मेशन है, कहता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड। एक्सपेक्टेड डिविडेंड का मतलब क्या है सर? D1 है, तो D1 आपको गिवन है 1 रुपीज़। एनुअल ग्रोथ भी आपको गिवन है G, ठीक है 5%, और फर्म हैज़ प्रैक्टिस और प्लेइंग ऑल अर्निंग, ये तो चलो ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स 30% है। कहता है सर YTM मेथड यूज़ करेंगे, yield टू मैच्योरिटी, मतलब कि IRR मेथड आपका फॉर्मूला। ठीक है, yield टू मैच्योरिटी आपको निकालना है। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर के लिए और प्रेफरेंस शेयर के लिए, दोनों के लिए YTM, बाकी तीसरे के लिए आप अपना फॉर्मूला यूज़ करिए। तो कहता है इसके लिए YTM होगा, इसके लिए भी YTM मेथड यूज़ करेंगे, और इक्विटी के लिए आप जो है क्या यूज़ करेंगे सर? फॉर्मूला। ठीक है, तो इक्विटी के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला तो सिंपल है, D1 डिवाइड बाई P0, ग्रोथ है तो G। ठीक है, D1 ऑलरेडी गिवन है 1 रुपये है, P0 कितना है? मार्केट में प्राइस 24 है, फ्लोटिंग कॉस्ट वगैरह नहीं है ना? है 4 रुपीज़, तो -4 कर देना। ठीक है, चलिए ओके, फ्लोटिंग कॉस्ट -4 और प्लस G करना है। G कितना है? 5%, मतलब कि 0.05 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 0.05। तो जल्दी से आंसर निकालिए, 1 डिवाइड बाई 20 प्लस 0.05। तो यहाँ पे के निकल के आ गया सामने, के निकल के आ गया 0.1 कह सकते हैं। ठीक है, 0.1 या फिर 10% आप यहाँ पे कह सकते हैं। के इज इक्वल टू 10%। ठीक है, लो एक तो सिक्योरिटी वैसे ही निकल गई। ठीक है जी, एक सिक्योरिटी आपके सामने निकल चुकी है। ठीक है जी, इसके बाद कहता है कि सर वो yield टू मैच्योरिटी है। yield टू मैच्योरिटी में ध्यान रहे सर, एक आपके पास में कैपिटल बजटिंग में IRR है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में yield टू मैच्योरिटी, दोनों एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिफरेंस इतना है कि जब एग्जाम में IRR से क्वेश्चन आएगा तो उसमें 2 रेट ऑलरेडी गिवन होंगे, लेकिन YTM मेथड में आपको 2 रेट गिवन नहीं होंगे, वो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे? ऑब्वियसली सिंपली रफ वर्क करना है आपको, फॉर्मूला पुट करके रेट निकाल लेना है और आपको आंसर निकाल लेना है। ठीक है जी, वैसे रेट जो है वो जो कूपन रेट होता है उसके आसपास का ही रेट होता है, लेकिन अगर मैं कहूँ एक सिंपल ट्रिक, तो आप एक काम करिए, डिबेंचर का फॉर्मूला वाला जो पुट करिए आंसर। डिबेंचर रिडीमेबल है, रिडीमेबल डिबेंचर का फॉर्मूला क्या होता है? KD इज इक्वल टू आपके पास में यहाँ पे इंटरेस्ट 1 - T, फॉर्मूला पुट करना है बस, और कुछ नहीं। फॉर्मूले से रेट निकाल लेना है, सिंपल से तरीके से आ जाएगा। ठीक है जी, इसमें ऐड करेंगे सर RV माइनस NP डिवाइड बाई N करेंगे, और होल डिवाइड बाई RV प्लस NP डिवाइड बाई 2 करेंगे। ठीक है, लीजिए जल्दी से कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लीजिए। आई कितना है सर? 10%, और 100 रुपीज़ का 10% मतलब कि 10 रुपये आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, 1 - T 30 कितना परसेंट था टैक्स रेट? क्वेश्चन में गिवन था 30%। ठीक है, तो 30% आप टैक्स रेट निकाल लीजिए, प्लस रिडीम्शन कितने में करने वाले हैं? कहता है कि भाई रिडीम होगा एट अ पार, रिडीम एट अ पार होगा। ठीक है जी, तो 100 रुपये। ठीक है, नेट प्रोसीड मतलब कि इशू प्राइस या फिर मार्केट प्राइस, लेकिन ये तो भाई ऑलरेडी इशूड है तो यहाँ पे मार्केट प्राइस ले लेना, लेकिन मार्केट प्राइस तो गिवन नहीं है। मार्केट प्राइस गिवन है क्या यहाँ पे? हाँ, मार्केट प्राइस गिवन है आपके पास में। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ जो आपके पास दे रहा, ICI ये कहता है सर कि वैसे देखिए कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या लेना है सर? नेट प्रोसीड मार्केट प्राइस, क्योंकि ये ऑलरेडी इशू है तो आपके पास में हमें क्या लेना है सर?
इशू प्राइस हम नहीं ले सकते ना, क्योंकि डिबेंचर ऑलरेडी इशू कर दिया, तो मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस लेना है 105, तो यहाँ पे 105 लेना होगा। 105 और फ्लोटिंग कॉस्ट है क्या, फ्लोटिंग कॉस्ट आपके पास में 4% है, तो 4% माइनस करके 105 माइनस 4% आपके पास में 100.8 हो जाता है। ठीक है, ये लेना होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे सर, जब आप अप्रोक्स मेथड मतलब कि आप जो है फॉर्मूला मेथड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो सर आईसीआई का कहना ये है कि कभी भी ये कैलकुलेशन करते वक्त ये चीज़ आपके पास में जो है ध्यान रहे, रिडीम्पशन वैल्यू कभी भी नेट प्रोसीड से कम नहीं होनी चाहिए, ये कहना है आईसीआई का। कहते हैं कि अगर आप मार्केट प्राइस यहाँ पे ले रहे हैं और कैलकुलेशन करते वक्त ध्यान रखिएगा, रिडीम्पशन वैल्यू जो है अगर नेट प्रोसीड से कम हो जाती है तो तुरंत एक काम करिएगा, जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं उसे रोक दीजिएगा। रोक दिया, फिर कहता है कि सर यहाँ पे भले ही यहाँ पे एज पर कॉन्सेप्ट तो हमें क्या लेना है सर, यहाँ पे मार्केट प्राइस ही लेना चाहिए था 105, लेकिन इसके एक दिक्कत आ गई कि सर यहाँ पे रिडीम्पशन वैल्यू कम हो गई इसके कारण। ठीक है, और यहाँ पे आंसर अगर आप देखेंगे 100 माइनस 100.8 करेंगे तो माइनस में आ जाएगा ये आंसर। आईसीआई का कहना है सर ये आपका आंसर माइनस में नहीं आना चाहिए। आईसीआई का क्या कहना है सर, ये आंसर आपका माइनस में नहीं आना चाहिए, आईसीआई का कहना है। ठीक है जी, तो इसलिए कहता है कि सर जब भी ऐसा हो कि जब रिडीम्पशन वैल्यू कम हो जाए नेट प्रोसीड से, तो आप तुरंत एक काम करिएगा, इशू प्राइस एज अ नेट प्रोसीड लीजिएगा। क्या करेंगे सर, इशू प्राइस वैसे नहीं लेना होता, लेकिन जब ऐसा फैक्ट बने तब आपको इशू प्राइस एज अ नेट प्रोसीड ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं सर ये सिर्फ और सिर्फ अप्रोक्स मेथड के लिए ध्यान रखिएगा, वाईटीएम के लिए ऐसा कुछ भी अप्लाई नहीं होता। लेकिन ये तो हम रफ में कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूँ, अगर अप्रोक्स मेथड से पूछा होता तो अप्रोक्स मेथड से ये कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। बाकी ये तो हम रफ में अभी कर रहे हैं क्योंकि हमें वाईटीएम से पूछा है। ठीक है जी, तो कहते हैं कि सर आपके पास में 100 रुपये रिडीम्पशन वैल्यू है। ठीक है, या इशू प्राइस आपके पास में, इशू कितने में किया था, एट अ पार। ठीक है, एट अ पार इशू किया था 100 रुपये के हिसाब से, और 4% फ्लोटिंग कॉस्ट है, तो 100 रुपये माइनस 4% मतलब कि 94। ठीक है, डिवाइड बाई एन 10 साल है, और आप यहाँ पे करेंगे कैलकुलेशन तो 100 प्लस 94 डिवाइड बाई 10। ठीक है जी, कैलकुलेशन करिए, यहाँ पे आपके पास में 7 प्लस ये 0.6 हो जाएगा, ये कुछ 97 हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपके पास में 2 है डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर निकालेंगे 7.0 से आपके पास में 7 प्लस 0.6 डिवाइड बाई 97 करेंगे, तो ये आपके पास में आंसर आ जाएगा 7.83%। ये जो परसेंटेज निकाला ये कहाँ पे निकाला सर, रफ वर्क में। वाईटीएम मेथड से सोल्व करना है, यहाँ पे जब भी परसेंटेज आए उससे 1-2 नंबर आगे और 1-2 नंबर पीछे, मतलब कि मान लीजिए 6% ले लीजिए एक, और एक 8% से कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, 6% ले लीजिए, 8% ले लीजिए, एक प्लस आना चाहिए एक माइनस, अगर नहीं आता है तो आगे पीछे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन लोगों ने जो भी कैलकुलेशन किया 5% और 7% से किया है। ठीक है, आप रेट कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली क्वेश्चन में गिवन हो तो फिर वही लेना है, नहीं गिवन हो तो हमें इस तरीके से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, ध्यान रहे सर, अप्रोक्स मेथड से कैलकुलेशन नहीं पूछा, इसलिए रफ में वर्किंग करेंगे ये चीज़। ठीक है, ये चीज़ कहीं दिखानी नहीं है, रफ में वर्किंग करेंगे और फिर वाईटीएम मेथड से इसे सॉल्व करेंगे आपके पास में। ठीक है जी, वाईटीएम मेथड आपको आता ही है, सिंपल सा आईआरआर मेथड ही, आईआरआर मेथड में हमने जो किया था, अगर नहीं किया तो आईआरआर मेथड का रिवीजन करेंगे, वहाँ पे समझ आ जाएगा। ठीक है जी, और कैलकुलेशन पुट करेंगे, वहाँ पे आपके पास में वैल्यू पुट कर देंगे, और इसी के साथ आपके पास में क्या निकल के आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल के आ जाएगा दोनों चीज़ का। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर में भी सेम वे करना है, फॉर्मूला पुट करके रेट निकाल लेना, और रेट का 1-2 आगे और 1-2 पीछे का आंसर निकाल लेना, काम खत्म। ठीक है जी, अच्छा ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट जो है आईसीआई ने बना रखा है इस तरीके का कि जब अप्रोक्स मेथड पूछा जाए, यहाँ पे तो वाईटीएम पूछा है इसलिए यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन दिखानी नहीं है, लेकिन डायरेक्टली अप्रोक्स मेथड पूछ लिया जाए तो आपको कैलकुलेशन में ये 94 लेना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है पास्ट ईयर में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन आप सीधे सीधे निकाल देंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछा है मार्केट वैल्यू के हिसाब से और बुक वैल्यू के हिसाब से। तो वेट तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, मैंने आपको बताया सर, वेट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, अभी अभी जो कॉस्ट निकाली, कॉस्ट ऑलवेज सेम रहती है, चाहे वो बुक वैल्यू के हिसाब से निकालो मार्केट वैल्यू के हिसाब से, सीओसी ऑलवेज सेम होता है। ठीक है, वेट आपका चेंज हुआ है, मल्टीप्लाई करेंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिल जाएगा। ठीक है, एक आपके पास में इलस्ट्रेशन नंबर 18 है, जो अभी आरटीपी May 24 में भी जो आया है क्वेश्चन ऐड किया है वो यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आरटीपी में भी आया है, तो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। वैसे कुछ भी यहाँ पे ज़्यादा है नहीं, छोटी मोटी कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। कहते हैं कि सर कैपिटल स्ट्रक्चर है, कहता है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको गिवन है। ऑप्टिमम वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। क्या है बाद में देखेंगे। सर यहाँ पे कहता है कि सर डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी है। कंपनी के पास जो शेयर है, इक्विटी शेयर, कहता है उसकी मार्केट प्राइस जो है वो 23.60 है। नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड आपको दे रखा है, नेक्स्ट ईयर का मतलब कि D1 कहता है 50% है 2022 के EPS की तरफ। मतलब कि 2022 का EPS का 50% कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, D1 मिल जाएगा। दिक्कत वाली बात यह है कि 2022 का EPS क्या है वो नहीं पता हमको। अगर वो पता चल जाए तो उसका 50% करेंगे, D1 मिल जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कहते हैं कि फॉलोइंग आपको यूनिफॉर्म ट्रेंड, ठीक है, सब में ट्रेंड, यूनिफॉर्म ट्रेंड का मतलब होता है ग्रोथ, सबका ग्रोथ सेम है, यूनिफॉर्म है कहता है। ठीक है, हर एक का ग्रोथ यूनिफॉर्म है कहता है। 10 साल का आपको एनालिसिस गिवन है। ठीक है, तो लीजिए EPS तो आपको गिवन है। अभी कौन सा EPS चाहिए था, 2022 का EPS चाहिए था, ये लीजिए ऑलरेडी गिवन है आपको 2023 का। ठीक है, इसका 50% कर लो तो D1 मिल जाएगा। ठीक है, तो 2.36 इंटू 50% कर लेंगे तो 1.18, लीजिए D1 भी मिल गया, काम ही खत्म हो गया, बड़ा ही सिंपल। और एक और चीज़ मिल जाएगी, कहता है यूनिफॉर्म ट्रेंड है। यूनिफॉर्म ट्रेंड का मतलब ग्रोथ सब में सेम है, तो अगर ग्रोथ निकालना है तो कोई भी 2 साल का कंपैरिजन कर लीजिए, ग्रोथ मिल जाएगा। ठीक है, मैं ये 2 साल का कंपैरिजन कर लेता हूँ। देखिए कहता है EPS 1 है और 1 पॉइंट इनका परसेंटेज निकालिए कितना ग्रोथ हुआ है, तो कैसे निकलेगा, दोनों का डिफरेंस कितना है 1.1 माइनस 1, तो ये डिफरेंस कितना है 0.1, डिफरेंस डिवाइड बाय ओल्ड कितना है 1 और इंटू 100 करेंगे। ठीक है, ये आपको वैसे भी पता होगा परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है, चेंज इन परसेंटेज। तो 0.1 डिवाइड बाई 1%, ये 10% आपके पास में ग्रोथ है। ठीक है, तो सब में 10% ही है, इसने क्लियरली बोल रखा है यूनिफॉर्म ग्रोथ है, मतलब कि हर एक में 10% ही ग्रोथ हो रहा है। तो हर एक में अगर आप देखें 1 + 10% करिए तो 1.1 आएगा, इसमें 10% ऐड करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा सर 1.21, चेक कर लीजिए 1.1 + 10%, हाँ जी ये आ रहा है। इसमें 10% ऐड करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा। ठीक है, 10% ऐड करते चलेंगे, आपके पास में ये सारे आंसर आते जाएंगे। ठीक है, यूनिफॉर्म ग्रोथ है। इसके बाद कहता है कि कंपनी ने जो डिबेंचर इशू करे हैं वो इशू न्यू डिबेंचर, कहता है कि कैरिंग 16% रेट है इंटरेस्ट का और करंट मार्केट प्राइस 96 है। ठीक है जी, इसके बाद कहता है कि सर प्रेफरेंस शेयर जो आपने इशू करे हैं, ठीक है, 9.2 के हिसाब से आपके पास में कहते हैं, और इसका डिविडेंड 1.1 रहेगा और आपके पास में 50% टैक्स रेट है। कहता है कि कैलकुलेट करिए आफ्टर टैक्स, क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, कॉस्ट ऑफ डेप्थ निकालिए न्यू का, प्रेफरेंस शेयर का निकालिए और इक्विटी का निकालिए। ठीक है, तो डेप्थ का निकाल लेते हैं सबसे पहले, बताइए न्यू का बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए न्यू और ओल्ड दोनों है हमारे पास में। ओल्ड जो है वो 14% वाले डेप्थ भी है और ओल्ड प्रेफरेंस शेयर भी है। इसने क्या कहा सर, न्यू का निकालना है, ओल्ड का नहीं पूछा, न्यू का नीचे। ठीक है, तो न्यू की जो ये वाली इन्फॉर्मेशन है, इसका हमें रेट निकालना है, न्यू डिबेंचर्स और न्यू प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, ये वाले न्यू प्रेफरेंस शेयर। ठीक है जी, ये चीज़ आपको पूछी गई। ठीक है, तो न्यू का निकाल देते, ओल्ड का पूछा तो ओल्ड का निकाल देते, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कहता है प्रेफ डिबेंचर्स का सबसे पहले निकाले, तो देखिए डिबेंचर्स में एक चीज़ आप नोटिस करें तो इसका रिडीम्शन की कोई बात नहीं करी गई, मतलब कि ये इरिडीमेबल है। इरिडीमेबल का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट 1 - T डिवाइड बाई NP। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए, इंटरेस्ट कितना है सर 16%, और कुछ भी नहीं कहा तो उसकी वैल्यू क्या मानेंगे 100 रुपये, 100 इंटू 16 मतलब कि 16 रुपये इंटरेस्ट, 1 माइनस कितना 50% टैक्स रेट है, 50% टैक्स रेट कर देंगे, डिवाइड बाय हम कर देंगे नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट में कहता है सर न्यू इशू है तो हम क्या लेते हैं सर, इशू प्राइस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे सर कोई कॉन्ट्रावेंशी है ही नहीं, कहता है कि सर एक ही प्राइस गिवन है, वो है मार्केट प्राइस। अगर एक ही चीज़ गिवन है तो मैंने पहले ही कहा था कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, दो चीज़ें गिवन होती है, इशू प्राइस और मार्केट प्राइस, तो हमें सोचना पड़ता है कि लेटेस्ट कौन सा है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट 96 पुट करना है और आंसर निकाल लेना है। उसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर का निकाल लेंगे, प्रेफरेंस शेयर का फॉर्मूला PD डिवाइड बाई NP। ठीक है, PD कितना है 9.2 डिवाइड बाई आपके पास में ये 1 मिनट, यहाँ पे PD का ये तो अमाउंट दे रखा है प्रेफरेंस शेयर का, मतलब कि P0 है। ठीक है, ये 1.1 आपके पास में क्या है सर, 1.1 आपके पास में डिविडेंड है और प्राइस कितनी है 9.2, तो ये डिवाइड बाई करेंगे, आंसर आपके पास में आ जाएगा 1.1 डिवाइड बाई 92। इक्विटी का पूछा, इक्विटी का यहाँ पे कहता है सर न्यू इक्विटी शेयर इशू करा है क्या, हाँ जी, यहाँ पे नीचे कहा था
कहता है कि सर इक्विटी शेयर हमने इशू करे हैं जिसकी आपके पास में प्राइस है 23.60, तो इसका वैल्यू तो आपको पता ही है D1 डिवाइड बाई P0, P0 23.6 है। ग्रोथ आपको अभी अभी निकाला 10% है, ठीक है, ग्रोथ 10% है। और D1 अभी अभी निकाल लिया है, कितना है सर 1.18, D1 1.18 है। लीजिए काम ही खत्म हो जाएगा, कैलकुलेशन करके निकाल लेना आंसर। इसके बाद पूछा है सर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। देखिए मैं आपको बता दूं सर, एक होता है WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक होता है आपके पास में MACC मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कह सकते हैं, MCC। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। फॉर्मेट सब कुछ सेम है कि आपको वेट निकालना है, इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल करना है, आपको मिल जाएगा वो आंसर। बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है सर, WACC जब कहता है तो हर एक सिक्योरिटी चाहे वो ओल्ड हो चाहे वो न्यू हो, सबकी कैलकुलेशन करनी है और सबका वेट निकालना है और उसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। MCC जब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहा जाए तो ओल्ड को इग्नोर करना है, जो न्यू सिक्योरिटी इशू करिए सिर्फ और सिर्फ उसका वेट निकाल के उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मल्टीप्लाई करना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हर एक की अभी अभी निकालवाई है इन लोगों ने, ठीक है, बस उसका वेट निकाल लीजिए और काम खत्म करिए। तो देखिए MACC सिर्फ और सिर्फ न्यू इशू करे वही कैलकुलेशन करनी है, न्यू इशू अभी अभी जो करे उसकी हमने जो है अभी अभी क्या निकाली सर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाली, तो ये वाली निकली होगी आंसर आपके पास में। बस उसका प्रोपोर्शन ले लेना है, प्रोपोर्शन तो ऑलरेडी उसने कहा है, ठीक है, उसी तरीके से अमाउंट उन लोगों ने बोल रखा है। देखिए कहते हैं कि सर आपके पास में इसका अमाउंट कितना है 23.60 के हिसाब से मार्केट प्राइस है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 96 है और यहाँ पे 9.2 है, ठीक है। इसके हिसाब से तो इन लोगों ने कुछ शेयर वगैरह नहीं दिया है ना, ठीक है, तो इससे निकलेगा नहीं। तो सर वेट कैसे निकलेंगे, तो वेट के लिए यहाँ पे बड़ी सिंपल सा एक पॉइंट कहा था कि सर स्ट्रक्चर ऑप्टिमम रहेगा। ऑप्टिमम स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो आपके पास में रेशियो है वो मेंटेन करके चलेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहता है ऑप्टिमम स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो ये अभी वेट चल रहा है न्यू इशू करने के बाद भी यही वेट वो मेंटेन करके चलेंगे। मतलब कि ये 0.80 है, ये आपके पास में 0.15 है और ये 10 डिवाइड बाई मतलब कि ये आपके पास में कितना होगा 0.05, हाँ 0.05 रहेगा, तो ये आपके पास में 1 हो जाएगा। ये जो आपका वेट पहले हुआ करता था ओल्ड का, न्यू का भी यही मेंटेन करके चलेंगे, इसका मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑप्टिमम है, मतलब कि वेट आपको यही लेके चलना है। ये चीज़ आपके पास में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज़ आपके पास में इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे, आपके पास में आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद कहता है कि सर C पॉइंट पूछा है, कहता है अमाउंट डेट कैन बी स्पेंड फॉर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर न्यू ऑर्डिनरी शेयर मस्ट बी सोल्ड, एज्यूम डेट रिटेन अर्निंग फॉर द नेक्स्ट ईयर का इन्वेस्टमेंट जो है वो 50% ऑफ 2022 है। आपको क्या पूछा है कि सर अमाउंट कितना स्पेंड करना पड़ेगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे, मतलब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। कहता है कि सर जो है आपके पास में अमाउंट आपके पास में रिटेन अर्निंग में पूछ पड़ा हुआ है, कहता है वो है 2022 का 50%, 2022 का जो EPS है, ठीक है, उसका 20% आप करिए। 2022 ये रहा 2.36, उसका 50%, उसका 50% करेंगे आपका, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करता हूँ, 2022 का EPS कितना है, ठीक है, EPS है आपके पास में 2.36 इंटू 50% कर दीजिए, कितना आ रहा है 2.36 इंटू 50%, मतलब कि 1.18 EPS आ रहा है। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं नंबर ऑफ शेयर से तो मुझे टोटल अमाउंट मिल जाएगा, कितना आपके पास में अर्निंग हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं सर, क्वेश्चन ने कहा था 10,000 शेयर्स है आपके पास में, ठीक है। ओल्ड की ही बात करेंगे क्योंकि इसने कहा है बिफोर न्यू ऑर्डिनरी शेयर, न्यू ऑर्डिनरी शेयर इशू करने से पहले का आपका इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पे 10,000 शेयर ऑलरेडी हमारे पास में ओल्ड पड़े हुए थे, तो इंटू 10,000 करूँगा तो ये आपके पास में 11,800 आ गया। क्या आ गया सर, ये रिटेन अर्निंग का अमाउंट आ गया। ये क्या आ गया सर, ये कहता है रिटेन अर्निंग का अमाउंट है, ठीक है, रिटेन अर्निंग, ठीक है, रिटेन अर्निंग। ओके, कहता है कि सर रिटेन अर्निंग की ये हिंट आपको दे रखी है। अब इससे ये पूछ रहा है कि सर टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। तो बड़ा ही सिंपल है, देखिए कहते हैं कि सर आपके पास में जो भी शेयर्स इशू करे वो रिटेन अर्निंग से करे, उसने यहाँ पे हर जगह आपको बताया।
अगर आप यहाँ पे देखें तो न्यू इक्विटी शेयर हम जो है रिटेन अर्निंग से इशू कर रहे हैं। इवन आपको यहाँ पे भी कहा कि सर रिटेन अर्निंग है आपके पास में इन्वेस्टमेंट के लिए। तो कहते हैं कि सर जो भी इक्विटी शेयर है वो रिटेन अर्निंग से ही है, मतलब कि ये रिटेन अर्निंग का पार्ट है। 0.8, ठीक है। मतलब कि आपको कहना चाहता है कि सर 11,800 जो अमाउंट है, अगर उससे उसके परसेंटेज से डिवाइड कर दिया जाए 80%, ठीक है, 80%, तो आपके पास में अमाउंट आ जाएगा। अगर 11,800 डिवाइड बाई 80% कर दूँ तो 14,750 आपके पास में टोटल अमाउंट आ जाएगा। ये आप बचपन में पढ़े होंगे, जैसे कि ये ऐसा भी कुछ पढ़े होंगे कि 11,800 जो है वो आपका 80% है, तो 100% कितना होगा, ऐसा कुछ पढ़े होंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 11,800 इंटू 100 डिवाइड बाई 80 ऐसा कुछ करते थे, ठीक है, और आपको टोटल अमाउंट मिल जाता था, ठीक है। तो ये आपके पास में आंसर आ गया कि क्या आंसर आ गया, 14,750। तो यहाँ पे देख लीजिए 14,750, ओके। इसके बाद लास्ट मार्जिनल आपके पास में फंड पूछा है, अगर न्यू इक्विटी शेयर 20 हो। इक्विटी शेयर का अमाउंट जो है वो चेंज करने के लिए कहा रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो P0 आपके पास में जो है वो चेंज हुआ है, 20 के हिसाब से कैलकुलेट करके आपके पास में मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हैं। सिंपल सा है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन बता दूं, आपको पता चल जाएगा, सिंपल है। ये आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे जाने से पहले वापस से एक बार जो है वो मैं आपको कंसेप्ट जो है रिवाइज करवा दूं, ठीक है जी। सर कौन सा कंसेप्ट है आपके पास में, फ्लोटिंग कॉस्ट का और नेट प्रोसीड का, ठीक है जी। वापस से हम रिवाइज करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इस चैप्टर में डाउट कहीं पे भी नहीं है बेसिकली। अगर सारे के सारे फॉर्मूले याद कर रखे हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व डेफिनेटली हो जाएंगे, ठीक है। बस डाउट ये दो का ही है, ठीक है। एक है आपके पास में फ्लोटिंग कॉस्ट है, एक आपके पास में ये आपका, एक आपके पास में सर आपके पास में फ्लोटेशन कॉस्ट है, फ्लोटिंग कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है, ठीक है। और एक आपके पास में डाउट रहता है सर नेट प्रोसीड का, ठीक है, नेट प्रोसीड, ठीक है। ये दो पॉइंट का ही डाउट है, ये दो पॉइंट आपके एकदम से क्लियर होने चाहिए। हमारे स्टूडेंट में किसी भी तरीके का यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सर फ्लोटेशन कॉस्ट आपका नॉर्मली प्रीफरेबल किसका है, सर प्रीफरेबल इशू प्राइस है, ठीक है। प्रीफरेबल आपके पास में इशू प्राइस है। लेकिन सर आईसीएम मॉड्यूल का यहाँ पे कैलकुलेशन किस तरीके से होता है, आईसीएम मॉड्यूल का कैलकुलेशन होता है इशू प्राइस एंड फेस वैल्यू आपके पास में, ठीक है। इशू प्राइस नहीं होती तो मार्केट वैल्यू, कई बार हम मार्केट वैल्यू को ही इशू प्राइस ले लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे लिख दूँ, मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो ये दोनों में से जो आपके पास में क्या माना जाता है सर, दोनों में से जो भी आपके पास में हायर है, ठीक है, दोनों में से जो भी हायर है वो आपका जो है अमाउंट बनेगा जिस पे हम फ्लोटिंग कॉस्ट का अमाउंट परसेंटेज लगा देते हैं। अगर फ्लोटिंग कॉस्ट अमाउंट में ही गिवन है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर फ्लोटिंग कॉस्ट जो है वो परसेंटेज में गिवन है तो ये कॉन्सेप्ट आपके पास में अप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। और उसे नेट प्रोसीड में से माइनस कर देना। अब नेट प्रोसीड की बात करें तो सर नेट प्रोसीड के लिए कहता है कि सर सबसे पहला यहाँ पे आपके पास में प्रेफरेंस रहेगा इशू प्राइस, ठीक है। सबसे पहला प्रेफरेंस रहेगा इशू प्राइस। सेकंड प्रेफरेंस आपके पास में क्या रहेगा सर, सेकंड प्रेफरेंस आपके पास में रहेगा सर मार्केट वैल्यू ले लीजिए। और थर्ड प्रेफरेंस आपके पास में रहेगा, थर्ड प्रेफरेंस आपके पास में रहेगा फेस वैल्यू, ठीक है। तीन प्रेफरेंस आपके पास में रहते हैं, ठीक है। पहला प्रेफरेंस, अगर आपको इशू प्राइस करंटली ही गिवन है, करंट इशू प्राइस गिवन है तो प्रेफरेंस यही रहेगा। अगर करंट नहीं है, मतलब कि फ्यू ईयर अगो हमने सिक्योरिटी इशू करी थी उसकी इशू प्राइस गिवन है, तो फिर हम इसे नहीं लेके मार्केट वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। और फिर जो भी ये सिलेक्ट करोगे, अगर क्वेश्चन में फ्लोटिंग कॉस्ट है तो माइनस फ्लोटिंग कॉस्ट कर देना, बस काम खत्म, ठीक है। क्या मार्केट वैल्यू में से फ्लोटिंग कॉस्ट माइनस हो सकती है, आंसर इज यस हो सकती है। अगर यहाँ पे मान लीजिए इशू प्राइस जो है ओल्ड दे रखा है, ठीक है, तो अगर इशू प्राइस ओल्ड गिवन है तो सीधी सी बात है मार्केट वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, तो मार्केट वैल्यू सिलेक्ट करेंगे। अगर क्वेश्चन में फ्लोटिंग कॉस्ट है तो मार्केट वैल्यू में से माइनस कर देना, काम खत्म, ठीक है जी। तो ये कॉन्सेप्ट आपका इतना सही है, ये कॉन्सेप्ट आपके पास में इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मेन चीज़ यही है, ठीक है, मेन चीज़ आपके पास में यही है, ठीक है जी। ये वापस से मैंने रिवाइज करवा दिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आ जाइए जल्दी से, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज़्यादा सिंपल, कहता है कि भाई आपको सारी सिक्योरिटीज़ दे रखी है, इसका वेट निकाल लीजिएगा टोटल करके, और इक्विटी की कैपिटल आपको दे रखी है, ठीक है जी। टैक्स रेट आपको दे रखा है और प्रेफरेंस शेयर के नहीं दी वन है, तो क्या दिक्कत है भाई, क्या फॉर्मूला होता है सर, PD डिवाइड बाई NP,
ठीक है, वैल्यू पुट कर देना सर। नेट प्रोसीड अगर आपको नहीं गिवन है तो 100 रुपीज़ मान के चलेंगे। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है 12, तो 12 डिवाइड बाई 100 मतलब कि इसका कैपिटल कितना होगा 12% ही होगा, 0.12। तो जो 12% है वो 12% ही रहेगा। और रिडीमेबल डिबेंचर है, रिडीमेबल डिबेंचर है आपके पास में, लेकिन रिडीमेबल डिबेंचर्स के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसके लिए भी हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो इरिडीमेबल वाला है वही फॉर्मूला यूज़ होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, अगर कोई रिडीम्शन की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम उसे कलेक्ट ही नहीं करते। ठीक है जी, तो सॉल्यूशन भी मैं साथ साथ यहाँ पे आपके पास में लेता चलूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है जी, चलिए सॉल्यूशन आपके पास में साथ साथ में अगर देखते चले तो देखिए, इक्विटी की ऑलरेडी कैपिटल वेट तो आपको निकालना आता है, वेट को तो मैं यहाँ पे कंसीडर ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मान के चलता हूँ कि ये 10th 11 का कॉन्सेप्ट है, आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि 2-3 बार तो ऑलरेडी मैंने पढ़ाया। ठीक है, तो वेट आपको आता है, बस मल्टीप्लाई क्या करना है सर, COC। ठीक है, COC में इक्विटी की कॉस्ट ऑलरेडी गिवन है 16.3, तो ये आपको कर रखा है। इसके बाद कहता है कि सर प्रेफरेंस ऑलरेडी मैंने कह दिया कि सर 12% रहेगा, ये 12% है। ठीक है, इसके बाद रिडीमेबल और कन्वर्टेबल डिबेंचर है। रिडीमेबल डिबेंचर का फॉर्मूला बड़ा होता है, लेकिन उससे रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन ना दी जाए तो इरिडीमेबल का ही फॉर्मूला यूज़ करना है, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं तो यूज़ करोगे भी क्या। ठीक है जी, तो यहाँ पे कहता है कि सर 15% है आपके पास में। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या रहता है इरिडीमेबल का सर, I1 - T करना है डिवाइड बाई NP। NP नहीं गिवन है तो ऑलवेज उसे 100 मान के चलेंगे, नेट प्रोसीड नहीं गिवन है तो 100 लेके चलेंगे। ठीक है जी, और 1 - T है, टैक्स रेट क्वेश्चन में गिवन था 30%, तो 15 - 30% कर दीजिए, आंसर आपका आ रहा है यहाँ पे देखिए 15 - 30% 10.5, तो ये लीजिए 10.5, और सेम टू सेम इसी को भी ऐसे ही करना है। ठीक है, 10 - 30% आपके पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, काम खत्म। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका खूब पूछा जाता है, ईजी है, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, लेकिन देखिए 4-5 नंबर में क्वेश्चन पूछना हो तो ऐसा ही क्वेश्चन उनके पास ऑप्शन में रहते हैं। इसमें कोई यहाँ पे है नहीं, एक भी कॉन्सेप्ट नया नहीं है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन क्या है कि 4-5 नंबर में होता है तो ऐसे 2 क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं, तो उनके लिए सिलेक्शन में यही क्वेश्चन रहता है, तो यही पूछ लेते हैं वो लोग। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन में कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, चलिए YTM मेथड से आपको कहा गया तो YTM मेथड से आप कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, YTM मेथड के लिए मैंने कहा था सर कि आप रेट कौन सा एज्यूम करेंगे, रेट आप सिंपली आप एक काम करेंगे, फॉर्मूला मेथड से यूज़ करेंगे, फॉर्मूला मेथड से जो रेट आता है उसके एक आगे और एक पीछे का यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे। ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन भी खूब पूछा जाता है, पहले ये RTP-MTP का ही था, फिर उसके बाद यहाँ पे ICM मॉड्यूल में डाल दिया गया है। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिकली, आप यहाँ पे 4 क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, 4 यहाँ पे पॉइंट्स आप देख रहे हैं, 4 पॉइंट्स यहाँ पे पूछे जाते हैं बेसिकली। ठीक है जी, तो क्या है इसमें यहाँ पे देखिए, कहते हैं कि सर यहाँ पे कहते हैं हाँ, अब देखिए डेप्थ इक्विटी आपको जो है दे रखा है, कंपनी के पास डेप्थ है और इक्विटी है 3/7 के हिसाब से। और उसके बाद यहाँ पे कहते हैं कि सर कॉस्ट ऑफ डेप्थ जो है वो कहता है कि अप टू 1,80,000 जो है उसके लिए 10% है, 1,80,000 से जितना भी अबोव रहेगा उसके लिए है 16%। ठीक है जी, इसके बाद EPS गिवन है, अर्निंग प्राइस पर शेयर। ठीक है, 4 रुपीज़ है। इसके बाद DPS गिवन है, मतलब कि डिविडेंड प्राइस पर शेयर के हिसाब से 50% ऑफ अर्निंग कर देना, मतलब कि यहाँ पे 4 है, तो सिंपल से निकाल दीजिए कि सर 4 का यहाँ पे 4 का आपको सिंपली क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे 4 का 50% मतलब कि 2 रुपीज़ लीजिए, ये चीज़ तो आपके सामने ही है। इसके बाद कहता है एक्सपेक्टेड ग्रोथ आपको देखा है 10% ग्रोथ है जी। इसके बाद कहता है करंट मार्केट प्राइस जो है वो 44 है और टैक्स रेट आपको 50 है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि पैटेंट क्या रहेगा सर, एडिशनल जो फंड आपको रिक्वायर्ड है, कहता है क्वेश्चन में, कहता है कि आपके पास में एडिशनल 10 लाख रुपए की ज़रूरत है कंपनी को। ठीक है, और इसी के लिए ये इन्फॉर्मेशन है, 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, कहता है 2,10,000 तो रिटेन अर्निंग में पड़ा हुआ है। ठीक है, रिटेन अर्निंग में पड़ा हुआ है। अब कहता है 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, उसके लिए वो कैसे राइज करेंगे अमाउंट, कहता है कि 3/7 के हिसाब से जो है वो अमाउंट कलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, 3/7 के हिसाब से अमाउंट कलेक्ट करेंगे, ये कहना चाहता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो सिंपल है, कहता है कि भाई अपने को क्या करना है सर, पेटेंट आपको किस तरीके से होगी, उसने खुद कह रखा है पेटेंट, तो ये तो फ्री के नंबर है। ठीक है, ये फ्री के नंबर है आपके पास में, देखिए क्या कहता है सर, फ्री के नंबर है आपके पास में, और फिर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एक मिनट ज़रा, क्वेश्चन हमारा कहाँ गया, ये रहा, और इसे साइड में लेके हम नोट्स को ओपन कर लेते हैं। ठीक है जी, और कैलकुलेशन थोड़ा सा मैं दिखा दूँ,
देखिए पैटेंट क्या रहेगा, इसने खुद कह रखा है कि भाई 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, ठीक है, 10 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है, और 2 रेशियो में आपके पास में रहेगा, ठीक है, 3:7 के हिसाब से, 3:7। 3 क्या है सर, 3 है डेप्थ है, 3 मतलब कि क्या है सर, डेप्थ है, तो ये डेप्थ का रेशियो है और ये इक्विटी का रेशियो है। बस काम खत्म हो गया आपके पास में। जो पहला क्वेश्चन पूछा था ये बस रेशियो निकाल लीजिए, 3:7 कर दीजिए, 10 लाख को बांट दीजिए 3:7 में, मतलब कि ये आपका आ जाएगा 3 लाख रुपीज़, ठीक है, 3 लाख रुपीज़ आपके पास में, और यहाँ पे आपके पास में ₹7 लाख। क्लियर है आपके पास में, ये चीज़ आपके पास में आ गई। कहता है कि भाई एडिशनल फंड का जो है पैटर्न बता दीजिए, पैटर्न बता दिया है, काम ही खत्म हो गया, यही क्वेश्चन पूछा था। बस इसको यहाँ पे अगर आप जो है यहाँ पे क्या करना चाहे सर, इसको अगर आप जो है यहाँ पे डिटेल में लिखना चाहे तो डिटेल में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 7 लाख और ये 3 लाख है, ठीक है। ये डिटेल में अगर आप लिखना चाहे तो 7 लाख में से ध्यान रखिए सर, 2,10,000 जो है इक्विटी का पार्ट ही होता है आपके पास में। रिटेन अर्निंग कहता है 2,10,000 है, तो 2,10,000 तो रिटेन अर्निंग का रहेगा, तो रिमेनिंग जो है वो उसके लिए इक्विटी इशू करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो 7 लाख में से 2,10,000 तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो उसके लिए इक्विटी इशू करने की ज़रूरत नहीं, बस रिमेनिंग जो पड़ा है 4,90,000, ठीक है, उसके लिए इक्विटी इशू करेंगे, उसके लिए इक्विटी इशू करेंगे, काम खत्म। और डेप्थ में तो क्या ही दिक्कत है, डेप्थ में कहता है, हाँ डेप्थ में अगर परसेंटेज का बाइफर्केशन करना है तो कर सकते हैं। खुद ही कह रहा है 1,80,000 तक जो है डेप्थ है उसके लिए परसेंटेज क्या रहेगा सर, 10%, ठीक है। उसके लिए परसेंटेज क्या रहेगा सर, उसके लिए परसेंटेज आपके पास में 10% रहेगा, और रिमेनिंग आपके पास में जो है अप टू, इसके बाद मतलब कि 1,80,000 से ज़्यादा कितना गया, 3 लाख माइनस 1,80,000, तो ये है 1,20,000। तो 1,20,000 के लिए कहता है कितना परसेंट होगा, 16%, तो 16%, ये बाइफर्केशन बता दिया। ये आपका पॉइंट नंबर ए का सॉल्यूशन खत्म, ठीक है, पॉइंट नंबर ए का सॉल्यूशन खत्म, लीजिए, ठीक है जी। इतना पूछा था, इतना आंसर दे दिया। इसके बाद कहता है पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेप्थ आप बता दीजिए, ठीक है जी। पोस्ट टैक्स आपके पास में एडिशनल कॉस्ट आपको बतानी है, ठीक है, डेप्थ की। तो सीधी सी बात है, देखिए सबसे पहले तो डेप्थ का कॉस्ट निकालना है, बस और कुछ नहीं। कॉस्ट का आपका जो है डेप्थ का कॉस्ट जो है यहाँ पे दो है, ठीक है, एक 16% वाला है, एक 10% वाला है, 10% डेप्थ है, और एक है 16% वाला डेप्थ, ठीक है जी। इनकी कॉस्ट निकालनी है तो निकाल लेते हैं भाई। 10% वाले डेप्थ के लिए ये इरिडीमेबल है, रिडीमेबल है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मान के चलेंगे इरिडीमेबल है। इरिडीमेबल का फॉर्मूला क्या रहता है सर, आपके पास में फॉर्मूला रहता है यहाँ पे इरिडीमेबल का डिवेंचर का फॉर्मूला क्या रहता है सर, फॉर्मूला यहाँ पे रहता है I1 - T डिवाइड बाई क्या करेंगे सर, NP, ठीक है, NP नेट प्रोसीड, लीजिए, ठीक है। नेट प्रोसीड के लिए कोई मार्केट वैल्यू गिवन है डेप्थ की, डेप्थ की मार्केट वैल्यू नहीं है तो 100 रुपये ही मान के चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 100 रुपये NP मान के चलेंगे, और इंटरेस्ट कितना है तो सर 10 वाले के लिए 10 रुपये, ठीक है। 1 - T टैक्स रेट तो गिवन ही होगा, 50% है, ठीक है जी। तो 50% आपके पास में, ओके। इसके बाद यहाँ पे सेम कैलकुलेशन यहाँ पे कर लीजिए, 16 रुपीज़ आपका मान के चलेंगे, 1 - 50%, ठीक है, और यहाँ पे 100, लीजिए, काम ही खत्म हो गया आपके पास में। यहाँ पे जल्दी से इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, काम ही खत्म हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा सर, 5%, और ये आपके पास में कितना आएगा, 16 - 50% मतलब कि 8%, ठीक है जी। ये आपका कॉस्ट निकल के आ गया, क्या निकल गया है, COC, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, COC आपके पास में निकल के आ गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है जी। अब पूछा है कि सर एवरेज निकालना है, क्या पूछा है सर, एवरेज पूछा है, वर्ड पे ध्यान रखिए, एवरेज आपको पूछा गया। एवरेज का मतलब होता है कि ये जो आपने दोनों का निकाला है अमाउंट, उसका एवरेज अमाउंट कितना होगा। तो सीधी सी बात है, देखिए कोई सिंपल सी बात है कि इसका जो अमाउंट है उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करिए, मतलब कि 5% कितने अमाउंट पे है, कितने अमाउंट वाला डेप्थ है, 5% के लिए 180 वाला है ना, ठीक है। ये 10% अमाउंट कितना है सर, 180, 180 की कॉस्ट कितनी है, 5%, तो देखिए 1,80,000 इंटू 5% करिए, ठीक है, प्लस करिए जो नेक्स्ट वाला है 8% वाले के लिए कितनी अमाउंट है, 1,20,000, तो 1,20,000 इंटू 8% की कॉस्ट लगती है, ठीक है। तो टोटल अमाउंट पे कितना लगेगा, टोटल अमाउंट मतलब कि 3 लाख, 3 लाख पे कितना रहेगा, 3 लाख के हिसाब से आपके पास में डिवाइड बाय कर देंगे, तो ये एवरेज मिल जाएगा। एवरेज का मतलब यही होता है, ठीक है। तो 1,80,000 इंटू 5% करेंगे, ये आपके पास में 9,000 आएगा,
प्लस करेंगे आपके पास में 1,20,000 इंटू 8%, तो ये 9,600 आपके पास में आएगा। डिवाइड बाई 3 लाख कर देंगे, ठीक है, डिवाइड बाई 3 लाख कर देंगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। जितना भी आंसर आया बता दीजिए कितना आपके पास में आंसर आया। 6.2% आपका कुछ यहाँ पे आंसर आएगा, 6.2% लीजिए, ठीक है। 6 पॉइंट आपके पास में 2% ही आएगा आंसर। ये आपका जो है कौन सा हमने सोल्व करा, ये आपका पॉइंट नंबर बी सोल्व कर दिया। लीजिए पॉइंट नंबर आपके पास में बी हमने जो है सोल्व कर दिया है, ठीक है जी। इसके बाद कहता है कि सर पॉइंट नंबर सी कहता है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालिए। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग और इक्विटी ऑलवेज सेम रहता है, अगर फ्लोटिंग कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है तो डिफरेंट रहेगा, वरना के इज इक्वल टू के आर ऑलवेज रहता है। क्वेश्चन में तो कहीं पे फ्लोटिंग कॉस्ट जैसा तो कुछ पढ़ने में नहीं आया है, ठीक है। हाँ, फ्लोटिंग कॉस्ट नहीं है क्वेश्चन में, इसका मतलब यहाँ पे मैं पहले ही लिख दूँ कि सी का आंसर जो है वो कैसे रहेगा सर, वो सी का आंसर जो है वो के इज इक्वल टू के आर ही रहेगा, ठीक है। के इज इक्वल टू के आर ही रहेगा क्योंकि दोनों का चीज़ एक ही है, तो सिंपली एक ही फॉर्मूला पुट करना है, दोनों का एक ही फॉर्मूला रहेगा। ये ग्रोथ वगैरह गिवन था ना, तो ग्रोथ का फॉर्मूला पुट करेंगे, D1 डिवाइड बाई P0 प्लस जी। D1 ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया, 2 रुपये है। P0 क्वेश्चन में गिवन है, जी क्वेश्चन में गिवन है। P0 कितना था, 44 रुपीज़, करंट मार्केट प्राइस 44। ग्रोथ आपको क्वेश्चन में 10% है, मतलब कि 0.1 कर लीजिए आंसर। 2 डिवाइड बाई 44 प्लस 0.1, तो आपके पास में यहाँ पे आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है आंसर आपका यहाँ पे, कुछ यहाँ पे पॉइंट जो है 145, जैसे ही कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा गलत, ठीक है जी। जनरली ये स्टूडेंट सॉल्यूशन करते हैं, इस बार मैंने यही सॉल्यूशन आपका दोहराया। जो स्टूडेंट ये करते हैं, जो गलती करके आते हैं, ये ऑलरेडी पास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये पास्ट ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है और स्टूडेंट यही सॉल्यूशन करके आते हैं, और मैंने इस बार भी यही सॉल्यूशन दोहराया। देखना चाहते हैं कि कितने क्वेश्चन यहाँ पे, कितने स्टूडेंट ये क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से सोल्व कर रहे हैं, ठीक है जी। बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है। कहता है कि सर एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा कि जब भी डिविडेंड पे आउट रेशियो कहा जाए, ठीक है, डिविडेंड पे आउट रेशियो कहा जाए और आपको कहा जाए कि भाई अर्निंग का इतना परसेंट है वगैरह वगैरह चीज़ें, तो वो D1 नहीं मिलता, ऑलवेज जो भी आप निकाल रहे हैं वो D0 मिलता है, ठीक है। D0 मिलता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये D0 है, ठीक है जी। क्या है सर, D0 है, क्योंकि देखिए अर्निंग का 50%, मतलब कि अर्निंग तो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर की है, मतलब कि प्रीवियस ईयर की इन्फॉर्मेशन से परसेंटेज आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और ये जो अमाउंट आता है वो D0 है। मतलब कि इन शॉर्ट इतना समझिए कि D1 के लिए वो स्पेसिफिकली वर्ड यूज़ करेगा एक्सपेक्टेड डिविडेंड। अगर एक्सपेक्टेड डिविडेंड मतलब कि आपको हिंट नहीं दे रखी है तो उसका मतलब है कि ये D0 ही है, इतना याद रख सकते हैं आप, ठीक है। कि D1 के लिए तो वो स्पेसिफिकली बताएगा, अगर स्पेसिफिकली नहीं है तो वो मतलब है कि वो D0 है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपकी वही गलती होती है कि यहाँ पे गलती मैं यही रहने देता हूँ ये चीज़ को, कि स्टूडेंट जो है जनरली ये चीज़ गलती करते हैं, तो ये चीज़ यहीं पे आपके पास में रहती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा सर, ये जो 2 आप देख रहे हैं, ये 2 जो है वो आपका D0 है, इसमें आपको ग्रोथ ऐड करना है, ठीक है जी। ग्रोथ कितना है सर, 10% है, ग्रोथ ऐड करना है, उसके बाद आपका जो आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद जो आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये जो मैंने आपको हाईलाइट करवाया। तो 2 प्लस 10% मतलब कि आपके पास में 2.2 डिविडेंड आ गया, डिवाइड बाई 44 प्लस 0.1, तो ये आपके पास में 15% आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। 15% आंसर आ रहा है, के इज इक्वल टू के आर, ये 15% आपका रहेगा, ठीक है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप मार्क करके चलिए कि ये जो पॉइंट है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जो स्टूडेंट ऑलरेडी गलती करके आए हैं, मैंने यहाँ पे देखा भी है, स्टूडेंट से यहाँ पे डिस्कस भी हुआ है, तो इस बार मैंने वही पॉइंट आपको दोहरा दिया है एग्जाम से पहले, कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो इससे आपका कोई भी किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपके पास में आंसर कंप्लीट, ठीक है। सी नंबर हमने जो है कंप्लीट कर दिया है। अब लास्ट एक क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है, कहता है कि सर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल दीजिए। ये तो सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, ठीक है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल दीजिए, ये तो सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा फॉर्मेट क्या रहता है सर, कैपिटल का नाम लिखिए, ठीक है। इन इसका वेट निकाल लीजिए, ठीक है। वेट कैसे निकलेगा सर, अमाउंट का कॉलम यहाँ पे लिखना पड़ता है, मैं पूरे का पूरा फॉर्मेट बनाता हूँ वरना कन्फ्यूज़ हो जाएंगे आप, ठीक है। एक बार पूरा फॉर्मेट बना के आपको समझा देता हूँ। पूरा फॉर्मेट, ये फॉर्मेट फिक्स है, एज इट इज़ रट लेना है, कैपिटल अमाउंट, इसके बाद आपके पास में वेट, ठीक है। और इसे मल्टीप्लाई करेंगे COC से, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो आपके पास में क्या मिल जाएगा सर, WACC, वर्क वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल,
ठीक है जी, ये चीज़ आपके पास में आ जाती है। कैपिटल कितनी कितनी है सर? कैपिटल तो हमारे पास में दो ही है, एक डेप्थ है और आपके पास में एक क्या है सर? इक्विटी है। एक डेप्थ है और एक आपके पास में इक्विटी है। ठीक है जी, तो इक्विटी है और एक आपके पास में डेप्थ है। ठीक है, डेप्थ के लिए हमने जो है एवरेज ऑलरेडी हमने निकाल रखा है। आपके कहता है कि भाई वेटेड एवरेज आपको निकालना है आफ्टर टैक्स। डेप्थ के लिए ऑलरेडी एवरेज हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल रखा है 6.2, तो वही लेंगे। ठीक है, 6.2% आपके पास में 6.2% यहाँ पे लेंगे। इक्विटी की हमने कॉस्ट निकाली 15% है। ठीक है, बता दीजिए इसकी अमाउंट कितनी थी? ऑलरेडी क्वेश्चन में हमने पहले ही क्वेश्चन में सोल्व किया था, 3 लाख और 7 लाख। डेप की अमाउंट जो है यहाँ पे 3 लाख थी। ठीक है, और ये आपके पास में कितना है सर? 7 लाख। ठीक है, टोटल मिला के हो जाता है 10 लाख। ठीक है, टोटल मिला के आपके पास में क्या हो जाता है सर? 10 लाख। वेट निकालेंगे तो वेट भी वही आएगा 0.7, 0.3। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे वेट आपके पास में आ जाएगा। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 0.7 इंटू 0.15, तो ये आपके पास में आंसर आएगा 0.105, और यहाँ पे 0.3 इंटू 0.062 पास में, तो ये आपके पास में यहाँ पे 1 मिनट 0.3 इंटू 0.32 आपके पास में, तो ये 0.186 आएगा। ठीक है, इसका टोटल निकाल लीजिए, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपके पास में होगा। यहाँ पे 0.0 पॉइंट था ना, 1 मिनट, हाँ, 0 पॉइंट आपके पास में 0.186। ठीक है जी, चलिए इसका टोटल निकाल लेते हैं। एक बार मैं टोटल लगा लूँ, 0.105 प्लस 0.0186, तो ये आपके पास में आ जाएगा 0.1236, या फिर परसेंटेज में लिखना चाहे तो 12.36%। लीजिए, सारे के सारे आंसर आपके पास में आ चुके हैं। ठीक है, ये ए का आपके पास में आंसर आ चुका है। कितना ए का आंसर था? ए का आंसर हमने बाइफर्केशन किया था। फिर बी का आंसर आपके पास में कितना था? 6.2%। सी का आंसर आपके पास में 15%, और डी का 12.36% ये हमने निकाला था। ठीक है, 12.36% आपके पास में। लीजिए, पूरे का पूरा आंसर आपके पास में क्लियर। ठीक है जी, पूरे का पूरा आपके पास में आंसर क्लियर। ओके जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में यहाँ पे दो ही चीज़ ध्यान में रखनी थी। एक, ये डिविडेंड पे आउट रेशियो ध्यान रखिएगा, ये D0 दे रहा है आपको, D1 नहीं दे रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो लास्ट में पूछ रहा है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालिए, तो ऊपर जो आपने कैपिटल निकाली, ठीक है, उसी परसेंटेज को निकाल के आपको जो है यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। ये चीज़ ध्यान में रखनी, ऊपर जो कैलकुलेशन करवाई वही परसेंटेज आपको यहाँ पे लेना है, वही रेशियो आपको यहाँ पे लेना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ओके जी, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो है क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, सारी चीज़ें आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 17, 18 किया वही है, लेकिन इसमें एक गलती यहाँ पे करी है। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, कहता है कि भाई आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है बुक वैल्यू के हिसाब से, मार्केट वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, दोनों चीज़ गिवन है। ओके, इसका वेट निकाल लेंगे, बड़े सिंपल तरीके से वेट निकल जाएगा आपका। ठीक है, कहते हैं कि सर सबसे पहले तो इक्विटी जो है शेयर आपका क्वार्टेड, क्वार्टेड का मतलब होता है मार्केट प्राइस आपको 130 रुपीज़ गिवन है। ठीक है, पर शेयर के हिसाब से। और कहता है कि इशू हमने न्यू इशू, ठीक है, न्यू इशू है, न्यू इशू जो है वो 125 रुपीज़ है। ठीक है, इसके बाद कहता है फ्लोटेशन कॉस्ट भी है आपके पास में 5 रुपये। ओके, इसके बाद डिविडेंड आपको दे रखा है 5 साल पहले का जो है डिविडेंड आपके पास में कहता है कि इंक्रीमेंटल आपको गिवन है। अगर ऐसा गिवन होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? वो रूट वाला फॉर्मूला, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, वो आपके पास में रूट वाला जो है फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। कौन सा सर? यही आपके पास में D0 डिवाइड बाई DN, एन करेंगे और -1 करेंगे, ये फॉर्मूला। ठीक है, D0 कितना है यहाँ पे? लेटेस्ट मतलब कि लास्ट में आपने कितना पे किया था? 14.19 D0 है, डिवाइड बाई 10.60 करेंगे और n टाइम आपके जो है निकाल लेंगे। वह मैंने कैलकुलेशन एग्जाम्पल नंबर 4 करवाया, वही सेम है। एग्जाम्पल नंबर 4 करवाया, वही ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिंपल तरीके से सोल्व कर देंगे। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर आपको 15% वाले गिवन है, और आपके पास में कहता है कि सर फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है और रिलीज़ करेंगे 105 के हिसाब से। ठीक है, इसको कितने साल में रिडीम करेंगे ऐसा कुछ है नहीं, तो ये इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर मान के चलेंगे, और उस तरीके से इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का आप जो है फॉर्मूला पुट कर देंगे। ठीक है, PD डिवाइड बाई P0। ठीक है, PD कितना रहेगा? 15 रुपये, और डिवाइड बाई P0 कितना है? 105, तो 15 डिवाइड बाई 105, 105। ठीक है, तो 15 डिवाइड बाई 105 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा कैपिटल।
डिबेंचर्स के लिए कहता है 11 साल वाले डिबेंचर्स है तो ये तो रिडीमेबल है, ठीक है, 15% वाले हैं। और सिमिलर क्लास ऑफ आपके जो है यहाँ पे रिस्क क्लास है 16%। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको कहा जाए कि इस तरीके की चीज़ें कि हमने इशू करा है 15% वाले डिबेंचर्स, ठीक है, लेकिन जो मार्केट में चल रहे हैं वो 16% वाले चल रहे हैं, ठीक है, तो इससे आपको अपनी वैल्यू कैसे निकालनी है, ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल है। देखिए, इससे आप अपनी मार्केट वैल्यू निकाल लेंगे। जब ये 2% ऐसे गिवन होते हैं कि हमने इशू करा इतने में, मार्केट में चल रहा है इतने में, ठीक है, तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं सर, मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है जी, मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं। बड़ा ही सिंपल है, देखिएगा, कहते हैं कि जो आपने इशू करा वो परसेंटेज लिखिए, कितने, 15% वाले आपने इशू करे, ठीक है, कहते हैं कि मार्केट में सिमिलर रिस्क कितना चल रहा है 16%, उसे डिवाइड कर दीजिए, 16% से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास में मार्केट वैल्यू निकल के आ जाएगी। बड़ा ही सिंपल, तो 15 डिवाइड बाई 16 इंटू 100, तो ये आपके पास में मार्केट वैल्यू आ गई 93.75 रुपीज़, ठीक है, पर शेयर के हिसाब से। लीजिए, काम खत्म हो गया, ठीक है, तो ये आपके पास में क्या आ गया सर, मार्केट वैल्यू आ गई, ठीक है, डिबेंचर्स की मार्केट वैल्यू आपके पास में आ गई। क्लियर है, तो ये आपके पास में मार्केट वैल्यू आ गई। नेट प्रोसीड इसे ही मान लेंगे क्योंकि इशू प्राइस वगैरह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ है, तो यही क्या आपके पास में बन जाएगा, यही आपके पास में सर नेट प्रोसीड बन जाएगा। अगर कोई फ्लोटिंग कॉस्ट है तो वो माइनस कर देंगे, ठीक है, तो ये मार्केट वैल्यू में से फ्लोटेशन कॉस्ट जो है 2% माइनस कर देना। क्लियर है सर, बड़ा ही सिंपल तरीके से है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कैलकुलेशन किस तरीके से होगा ये मैं कैलकुलेशन करवा दूँ आपको, मुझे लगता है इसको करवाने की ज़रूरत है, ठीक है जी। चलिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको करवाने पड़ते हैं, ठीक है, ये आपके पास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन 5 है, ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 हम कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा लेकिन कुछ क्वेश्चन में टाइम लगाना पड़ता है, ठीक है जी। अच्छा, डिविडेंड का मैं ऑलरेडी, आप डिविडेंड का खुद से कर लेंगे कैलकुलेशन, ठीक है, डिविडेंड का खुद से कर लेंगे आप कैलकुलेशन, कैसे डिविडेंड से आप जो है यहाँ पे ग्रोथ निकाल लेंगे, ये जो इन्फॉर्मेशन है उससे आपको ग्रोथ मिल जाएगा। फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है आपके पास में, ठीक है, ये आपके पास में जो है फॉर्मूला है कि D0 डिवाइड बाई DN करेंगे और -1 करेंगे, इससे आप जो है आंसर निकाल लेंगे, ठीक है जी। आंसर जो भी आया वो लिख लीजिएगा, ग्रोथ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका D0 जो है वो मैं यहाँ पे लिख दूँ कि D0 कितना है 14.19 है और DN जो है वो 10.16 है, ठीक है। 12 टाइम रूट प्रेस करके वो जो स्टेप बताए थे वो स्टेप आप सोल्व करके यहाँ पे जी निकाल लीजिए, ये चीज़ आपके पास में क्लियर। प्रेफरेंशियल में ऑलरेडी बता चुका हूँ, 15 डिवाइड बाई 105 करिएगा, ठीक है, प्रेफरेंशियल 15 डिवाइड बाई 105 करके आप आंसर निकाल लीजिएगा, काम खत्म। इसके बाद डिबेंचर्स के लिए मैंने कह दिया कि सर डिबेंचर्स के लिए जो मार्केट वैल्यू है वो आप बड़े आराम से निकाल पाएंगे। 15% जो आपने इशू करे डिवाइड में मार्केट में कितना चल रहा है वो कर दीजिए। 93 पॉइंट आपके पास में कितना आया था, 75 रुपीज़ आपके पास में आंसर आ गया। ये क्या आ गया सर, मार्केट वैल्यू है, ये मार्केट वैल्यू आपको मिल गई। अब सिंपली तरीके से इसकी कॉस्ट निकालनी है डिबेंचर की, तो डिबेंचर 11 ईयर के है, मतलब कि ये आपके रिडीमेबल है, तो रिडीमेबल का फॉर्मूला पुट करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है सर, रिडीमेबल का आपका जो है KD इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी करेंगे, ठीक है, और प्लस करेंगे क्या सर, RV माइनस NP डिवाइड बाई N कर देंगे, और यहाँ पे RV प्लस NP डिवाइड बाई क्या कर देंगे 2, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आपके सामने होगा। कितने परसेंट वाले डिबेंचर्स हैं यहाँ पे क्वेश्चन में कहा था, 15% वाले, ठीक है, तो 15% मतलब कि 15 रुपये मान के चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं तो फेस वैल्यू हो 100 रुपये मान के चलेंगे। इंटरेस्ट ऑलवेज फेस वैल्यू पे होता है ना, अगर फेस वैल्यू नहीं गिवन है तो 100 रुपये मान के चलेंगे। 1 माइनस टैक्स, टैक्स तो ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन होता है, ये एज्यूम नहीं करना होता, 35% गिवन है, ठीक है, प्लस रिडीम्शन वैल्यू कितनी है सर, रिडीम्शन वैल्यू आपको यहाँ पे रिडीम्शन वैल्यू नहीं गिवन है तो फेस वैल्यू ही रिडीम्शन वैल्यू बनेगा, मैंने आपको लिखवाया है नोट्स में, ठीक है, कंसेप्ट रिवीजन में करवाया मैंने आपको, तो ये 100 रुपये ही है, ठीक है। और नेट प्रोसीड कितना है सर, नेट प्रोसीड आपका 93.75, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे सर फ्लोटेशन कॉस्ट गिवन है, तो फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस करना भूलना नहीं है, ठीक है, फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस करना भूलना नहीं है, ठीक है, तो फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस कर दीजिए, कितना आंसर आ रहा है बता दीजिए मुझे। अरे भाई कैलकुलेशन करिए, चलिए वापस यहाँ पे करवा देता हूँ कैलकुलेशन, नेट प्रोसीड की कैलकुलेशन, ठीक है, नेट प्रोसीड की कैलकुलेशन। सर नेट प्रोसीड की कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे हमने जो है मार्केट वैल्यू को ले लिया है, ठीक है, मार्केट वैल्यू आपके पास में नेट प्रोसीड को मार्केट वैल्यू मान के 93 पॉइंट हमने क्या ले लिया सर, 75। बस दिक्कत वाली बात यह है कि हमें इसमें से फ्लोटिंग कॉस्ट माइनस करना है बस, ठीक है, तो 93.75 तो है, फ्लोटिंग कॉस्ट कितना है सर, 2% है,
फ्लोटिंग कॉस्ट कितना है 2% है, 2% माइनस कर दीजिए। लेकिन 2% किसका लेंगे, ध्यान रहे सर फ्लोटिंग कॉस्ट के लिए कॉन्सेप्ट मैंने क्या पढ़ाया है आपको, फेस वैल्यू एंड आपके पास में फ्लोटिंग कॉस्ट के लिए क्या है सर, फ्लोटिंग कॉस्ट के लिए कंसेप्ट क्या है, हायर लेना है आपको। फ्लोटिंग कॉस्ट के रेट के लिए आपको पास में क्या लेना है सर, हायर लेना है, हायर ऑफ क्या चीज़ सर, हायर ऑफ आपको लेना है जो फेस वैल्यू है एंड इशू प्राइस या फिर मार्केट वैल्यू जो भी आप ले रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे मार्केट वैल्यू लिया है तो मार्केट वैल्यू, इन दोनों में से हायर क्या है वो मुझे बताइए सर। फेस वैल्यू तो ऑलवेज हम 100 मान के चलेंगे, नहीं गिवन है तो, और मार्केट वैल्यू तो अभी अभी निकाला 93.75 है, 93.75 है। बताइए हायर कौन सा है सर, हायर 100 है, तो 100 का 2% लेंगे, तो 2% ऑफ 100, ठीक है, 2% ऑफ 100 लेंगे, ठीक है जी। तो 2 रुपये आपके पास में आ जाएंगे, 2 रुपये माइनस करिए, 93.75 माइनस 2 करेंगे तो 91.75, ठीक है, 91.75 लीजिए जी। ये आपके पास में मैंने जो है सॉल्यूशन आपके पास में करवा दिया, ठीक है जी, सॉल्यूशन आपके पास में करवा दिया। 91.75 आपके पास में नेट प्रोसीड है, डिवाइड बाय एन कर देंगे, नंबर ऑफ ईयर कितने हैं 11 है, क्वेश्चन ने कहा था, ठीक है। होल डिवाइड बाय आप क्या करेंगे 100 प्लस 91.75 डिवाइड बाई 2 करेंगे, ठीक है, डिवाइड बाई 2 करेंगे और आपके पास में आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा सॉल्यूशन करके निकाल लीजिएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत आपके पास में नहीं हो सकती, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ जो थी वो आपके पास में इक्विटी की थी, मैंने ये सोल्व नहीं करवाया, आपने ध्यान दिया हो तो, बाकी के सोल्व करवा दिए। अब इक्विटी का क्या है सर, इक्विटी के लिए क्या फॉर्मूला होता है ये बताइए मुझे सर। इसमें ग्रोथ गिवन है तो देखते हैं, तो सर इक्विटी के लिए यहाँ पे 125 है और फ्लोटेशन कॉस्ट आपको 5 रुपये गिवन है। ग्रोथ की कोई बात करिए, आंसर इज यस, सेकंड पॉइंट में ग्रोथ की बात करिए, मतलब कि ग्रोथ का फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मान लीजिए फॉर्मूला क्या है सर, के ई इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाई P0 प्लस जी, ठीक है। जी तो आपने यहाँ से निकाला होगा, जी भी आपका जो भी आया होगा, ठीक है, जी आपके पास में जो भी आया होगा वो यहाँ पे पुट कर देंगे जी की जगह, ठीक है। D1 आपके पास में क्या रहेगा सर, D1 आपके पास में D1 के लिए कहा गया है सर, ऑलरेडी कह दिया है कि सर अभी लास्ट में ये 14.19 क्या लास्ट में पे किया, D0 गिवन है, ठीक है। तो क्या करेंगे सर, अभी अभी आपने जो ग्रोथ निकाला ये 14.19 में प्लस ग्रोथ कर देंगे तो D1 मिल जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो P0 है, ठीक है। तो कहता है सर के ई के लिए तो आपको पता ही है सर, इशू प्राइस अगर गिवन है तो इशू प्राइस ही लेते हैं, ठीक है। आपके पास में कहता है सर कि यहाँ पे देखिए इक्विटी शेयर जो है वो आपका 130 है मार्केट वैल्यू, ठीक है। मार्केट वैल्यू आपका कितना है सर 130। कहता है न्यूली इशू, मतलब कि न्यूली इशू न्यूली इशू प्राइस आपको गिवन है, लेटेस्ट इशू प्राइस गिवन है 125। बताइए प्रेफरेंस कौन सा रहेगा सर, लेटेस्ट इशू प्राइस ही प्रेफरेंस रहता है, तो 125 यहाँ पे लेंगे। 125 में से फ्लोटेशन कॉस्ट आपकी 5 रुपये है, वो माइनस करेंगे, आंसर आपके पास में आ जाएगा, ठीक है जी। ग्रोथ आप खुद से निकाल लीजिए, ग्रोथ कितना आ रहा है वो मुझे बता दीजिएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्टली एक काम करता हूँ, सॉल्यूशन से ग्रोथ देख लेता हूँ, फिर आप कैलकुलेशन तो कर ही चुके होंगे, ठीक है, जल्दी से आपका टाइम वेस्ट ना हो। ग्रोथ कहता है 6% है, तो यहाँ पे जी की जगह 6% पुट करके आंसर निकालिए, ठीक है। आंसर यहाँ पे निकालिए पर जल्दी से, 14.90 प्लस 6% है आपके पास में, 14.19 प्लस आपके पास में 6%, तो D1 मिलेगा, डिवाइड बाई 120 करेंगे और प्लस 0.06 है आपके पास में। तो यह आपके पास में कुछ आंसर आ रहा होगा, आपका जो के ई का आंसर है, ठीक है, के ई का आंसर जो है वो आपके पास में आ रहा होगा आपके पास में 0.185, ठीक है, 0.185 आपके पास में आंसर आ रहा है, ठीक है जी। ये आपका क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सर, वैसे तो के ई इज इक्वल टू के आर होता है, ठीक है, इसने के आर भी पूछा है, देखिए, ठीक है, के आर भी गिवन है, देख लीजिए, रिटेन अर्निंग के आर भी है तो के आर भी निकालना पड़ेगा, ठीक है जी। तो के आर के लिए सीधी सी बात है कि वैसे तो के ई इज इक्वल टू के आर होता है, लेकिन फ्लोटेशन कॉस्ट गिवन है इसलिए ये नहीं होगा। फ्लोटेशन कॉस्ट गिवन होता है तो के आर के लिए अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि फ्लोटेशन कॉस्ट के आर में नहीं आता, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या होता है सर फॉर्मूला, D1 डिवाइड बाई P0 प्लस जी, लेकिन इसमें फ्लोटेशन कॉस्ट आप जो है माइनस नहीं करेंगे, एज इट इज़ रहने देंगे, ठीक है जी। तो देखिए D1 कितना है, D1 अभी अभी हमने निकाला 14.19 प्लस 6%, तो मतलब कि D1 आपका 15.0414 है, ठीक है। ग्रोथ आपका 6% है, 0.06 लिख सकता हूँ। P0 में ध्यान रखिए सर,
मैंने आपको लिखवाया सर P0 जो है KR के केस में ऑलवेज मार्केट वैल्यू ही होगा, इशू प्राइस कभी भी नहीं ले सकते। ऑलवेज आपके पास में, ऑलवेज आपके पास में क्या होता है सर, मार्केट वैल्यू। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे मार्केट वैल्यू ही लेना पड़ेगा 130। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी कॉन्ट्रावेंशन है, देखिएगा। कहते हैं कि सर ये क्वेश्चन में मिस्टेक कर रखी है। ये क्वेश्चन में इन लोगों ने जो है यहाँ पे 125 ले लिया, 125 ले लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि सर ये क्वेश्चन ICM मॉड्यूल का नहीं है, पहले RTP MTP में आया था। बहुत पहले की बात करूँ, आई थिंक अक्टूबर 22 का ये क्वेश्चन है, अक्टूबर 22, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन शायद अक्टूबर 22 RTP का क्वेश्चन है ये, वहाँ पे आया था। उसके बाद ये ICM मॉड्यूल में आ गया। तो इसमें क्या था कि तब सॉल्यूशन दिया था, तब इन लोगों ने 130 करेक्ट ही कैलकुलेशन किया था, 130। लेकिन रिसेंटली अभी जो RTP MTP में ये क्वेश्चन देने लगे और ICM मॉड्यूल में भी डाला इन लोगों ने क्वेश्चन, तो इसमें इन लोगों ने 125 ले लिया, जो कि गलत है, मुझे पता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने अभी RTP MTP में और ये सब में ये जो है मिस्टेक रिपीट करना स्टार्ट किया है। तो मुझे लग रहा है कि इनका सॉल्यूशन भी ऐसा ही रहेगा 125 के हिसाब से। ठीक है, इसलिए मैं एडवाइस क्या कर रहा हूँ, देखिए मैं एडवाइस कर रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम में बिल्कुल इसी तरीके से करके आएंगे। देखिए इस तरीके से एग्ज़ाम में जिस तरीके से करना है वही लिखवा रहा हूँ। 130 के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, 130 के हिसाब से कैलकुलेशन करके आंसर निकालिए, कितना आ रहा है आपका आंसर यहाँ पे, वो कैलकुलेशन करके निकालिए। ठीक है जी, इसे आप जो है 15 भी ले सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने इससे 15 यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि भाई D1 जो है 15 ले सकते हैं। वैसे 15 ही लिया है। ठीक है, पॉइंट के बाद वही आंसर आता है। ठीक है, तो इसे 15 लेना है, 15 लीजिएगा। ठीक है, पॉइंट में डिफरेंस होगा, आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है, 15। लेकिन क्वेश्चन ने दे रखा है डायरेक्टली कि D1 आप जो है क्या लीजिएगा, करंट ईयर का जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड 15 लीजिए, तो 15 ले लेते, कोई दिक्कत वाली बात हमें नहीं लग रही है। ठीक है जी, आंसर तो सेम ही आएगा। तो कर दीजिए कैलकुलेशन, 15 डिवाइड बाई 130 और प्लस 0.06, तो ये आपका आंसर आएगा यहाँ पे 0.175। ठीक है, 175 यहाँ पे आंसर आपका आएगा। ठीक है, यहाँ पे और करके लिखेंगे। ठीक है, और करके लिखेंगे और यहाँ पे नोट भी लिखेंगे, नोट। ठीक है, नोट लिखेंगे कि सर एज पर, यहाँ पे नोट लिखेंगे सर, एज पर ICAI मॉड्यूल सॉल्यूशन आपके पास में, ठीक है, एज पर ICAI मॉड्यूल सॉल्यूशन आपके पास में। कहते हैं कि सर यहाँ पे कौन सी चीज़ की यहाँ पे दिक्कत है हमारे पास में, P0 की। तो यहाँ पे लिख देंगे सर ₹125 विच इज़ आपके पास में विच इज़, ठीक है, विच इज़ इशू प्राइस, विच इज़ अ इशू प्राइस, जो कि इशू प्राइस है। ठीक है, इशू प्राइस है टेकन एज, विच इज़ अ इशू प्राइस टेकन एज नेट प्रोसीड। ठीक है, नेट प्रोसीड। सो यहाँ पे आई एम कैलकुलेटिंग, या फिर हम यहाँ पे लिखे कि इफ़ कैलकुलेटिंग एज पर, इफ़ यहाँ पे लिखे सर आई एम वगैरह छोड़ दीजिए। ठीक है, सो एज रिजल्ट, या फिर एज रिजल्ट इफ कैलकुलेशन एज पर ICAI मॉड्यूल। ठीक है, ICAI मॉड्यूल एज फॉलो। ठीक है, इस तरीके से हम नोट्स छोटी मोटी लिख के आएंगे। ये लैंग्वेज ज़रूरी नहीं है, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आप जो है एक नोट लिख के आएंगे और फिर यही कैलकुलेशन जो है 125 के हिसाब से करेंगे, जो कि गलत है मुझे पता है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे कैलकुलेशन उसी तरीके से करनी पड़ेगी, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि हमको ये आता है, हमारा कोई क्वेश्चन या फिर हमारा जो पूरे का पूरा सॉल्यूशन है वो गलत नहीं है। देखिए आजकल देखा गया है कि एग्जामिनर के पास इतना ज़्यादा नॉलेज वगैरह है नहीं। ठीक है, उनको जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करा है उसके हिसाब से वो आंसर देखते हैं और करेक्ट और इनकरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे चांस नहीं लेंगे, हम और करके नोट लिख के हम आंसर यहाँ पे लिख के आएंगे 15 डिवाइड बाई 125
और इन प्लस 0.06 यहाँ पे, तो ये आपके पास में आंसर आ रहा होगा 18%। ठीक है, ये कितना आ रहा होगा 18%। तो दोनों आंसर हमने लिख लिए, एक 17.5 आ रहा है और एक आ रहा है आपके पास में कितना सर 18%। ठीक है, के आर है, ये आपका के आर का आंसर। चीज़ें क्लियर है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि आईसीएम मॉड्यूल में ये तरीके से आपको कैलकुलेशन किया है 18% के हिसाब से। ठीक है, लास्ट टाइम हमने देखा था, स्टूडेंट ने डाउट भी पूछा था, यही किया था आंसर। ये देखिए 125, जो कि गलत है मुझे पता है, लेकिन फिर भी हमें इस तरीके से कैलकुलेशन साथ साथ करके दिखाना होगा। ठीक है, और फिर हम जो है यहाँ पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कैसे करेंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में यहाँ पे हम यही परसेंटेज लेके चलेंगे 18% के हिसाब से। ठीक है, ये जो यहाँ पे इन लोगों ने 18% लिया होगा रिटेन अर्निंग के लिए, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपके पास में ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे 18% लिया है ना, तो हम भी 18% से कैलकुलेट करके आएंगे, लेकिन हम यहाँ पे दिखाएंगे इनको कि हमारे पास में नॉलेज है, हमें पता है 130 आएंगे, इसलिए के आर की कैलकुलेशन में एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन जरूर करके आएंगे। फिर वेटेड एवरेज में भले ही आप आईसीएम मॉडल की तरह 18% करके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स लिख दिया आपने, ठीक है, क्लियरली उसे नोट्स दिखनी चाहिए और आपके पास में या 18% आंसर दिखना चाहिए, 17.5% दिखना चाहिए आंसर, और फिर आप 18% से कैलकुलेट करके आइए जो आपके आईसीएम मॉड्यूल में गिवन है उस तरीके से। ठीक है जी, नोट इंपॉर्टेंट है, नोट नहीं लिखी तो कोई नंबर नहीं मिलने वाले। ठीक है, नोट्स जरूर लिखिएगा कि आईसीएम मॉड्यूल के हिसाब से ऐसा है, इसलिए हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। बाकी हमें पता है कि हमारा जो राइट आंसर होता है वो 17.5% के हिसाब से ही होता है। ठीक है जी, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात? ठीक है जी, चलिए, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब तो आपके पास में कोई क्वेश्चन नहीं रहता है जो मुझे यहाँ पे डिस्कस करना पड़े। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने करवाया हुआ है, अगर किसी को डाउट है तो वो वीडियो देख सकता है। अच्छा, ये न्यू एडेड क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है। कहता है कि भाई आपको जो है थोड़ा घुमा रहा है के ई निकालने के लिए वगैरह वगैरह चीज़ें के लिए। ठीक है, कि यहाँ पे रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, मतलब कि जो CAPM मेथड थी उसका फॉर्मूला यूज़ करवाएगा आपके पास से, और उस तरीके से उससे कुछ ना कुछ चीज़ें निकलवा के आपसे कैलकुलेशन करवाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, छोड़िएगा नहीं। ठीक है, इसको मैंने करवा रखा है, जिस किसी भी स्टूडेंट को डाउट है, यूट्यूब पे हमने प्लेलिस्ट में जो ये FM की प्लेलिस्ट हमने बना रखी है आपके लिए, बैच लिया था हमने। ठीक है, आपके पास में फास्ट ट्रैक कम आपके पास में रिवीजन बैच था वो, जहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन करवा रखा है। अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है तो बिल्कुल भी इसे इग्नोर नहीं करेगा, जाइए उस वीडियो में देख लीजिए। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो इसी के साथ कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका जो है पूरे का पूरा ये चैप्टर का जो मैंने रिवीजन है, डिटेल रिवीजन आपको कंप्लीट करवा दिया है।